स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई करी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सिकंदराबाद से, और अभी वो पीएचडी की भी तैयारी कर रहे हैं। मिस्टर यादव को 10 साल से भी ज्यादा का अनुभव है स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन में। मिस्टर यादव इस वक्त कार्यरत हैं एज ए स्पेशल एजुकेटर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एसडीएमसी। मैम अगर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, वंदना मैम। जी, तो मैं हमारे रिस्पेक्टेबल डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल डॉक्टर वंदना शर्मा मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे आज के स्पीकर मिस्टर यादव और आज हमारे साथ जुड़े सभी अटेंडीज का स्वागत करें। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार प्रबल जी, थैंक यू शुभा जी। एंड आज अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग आपका सबका स्वागत करते हैं पोंटी चड्ढा फाउंडेशन और एमबीसीएन के बिहाफ पर। सभी पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स और जितने भी आउटसाइडर गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे आज के स्पीकर मिस्टर प्रबल यादव, इन सभी का हमारे इस सेशन में स्वागत है। एंड आज का जो टॉपिक लिया है प्रबल जी ने, ये बहुत ही रेलेवेंस रखता है, स्पेशली तब जबकि स्कूल बंद है और हमारा जो लर्निंग टीचिंग का मोड है वो काफ़ी टाइम से ऑनलाइन ही चल रहा है। तो बहुत रेलेवेंस है इस टॉपिक की आज की डेट में, और पेरेंट्स के साथ साथ हम सभी भी उत्सुक हैं इस प्रेजेंटेशन को देखने और सुनने के लिए कि ऑनलाइन में यानी कि अपनी नॉलेज को अपडेट करने में हम क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रख सकते हैं और कैसे हम अपनी स्किल्स को ब्रश अप कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पे। तो मैं चाहूँगी सभी टीचर्स और पेरेंट्स बहुत ध्यान से इस सेशन को सुने और समझें, और उसके अंत में अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई सेशन के दौरान ऐसी चीज़ है जिसको आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए ज़्यादा, उसको और समझना चाहते हैं, तो सेशन के अंत में शुभा जी इंक्वायरीज को लेंगी और आप हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन चैट में दे सकते हैं, या फिर हैंड रेज करेंगे तो आपको मौका दिया जाएगा अपना सवाल पूछने का। So let's go to Mr. Praval Yadav for this very informative and relevant session for today. Praval ji. सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। सर आपका माइक म्यूट है। हेलो, हाँ जी, अभी सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर, ऑडिएबल है। थैंक यू सो मच वंदना मैम, सुभा मैम, आप आज आपने हमें मौका दिया। तो एम्बिशन इज अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, आई मस्ट से। आप लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और मैं उन सब के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया वो जब मैं बात कर रहा था आपके टीम के एजुकेटर्स मिस्टर अजय यादव जी से, तो उन्होंने बताया कि हम लोग हमारे यहाँ एक इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग अभी चल रहा है पेरेंट्स के लिए भी और हमारे स्टाफ के लिए। तो कोई ऐसा टॉपिक जो डायरेक्टली हमें हेल्प करे हमारे बच्चों को डील करने में, तो आई थॉट कि ये एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक, जैसे वंदना मैम ने कहा कि इसकी सबकी जरूरत है, क्योंकि कोविड के बाद कहीं ना कहीं एक हम सब बहुत ही कहते हैं ना कि चैलेंज पर्सन हो गए। वी आर वर्किंग विद चैलेंज पर्संस, बट कहीं ना कहीं कोविड के बाद हम खुद चैलेंज्ड हो गए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, है ना। हमने वर्कशीट्स तो खूब बनाई थी, बट हमें पता नहीं था कि सडनली उन वर्कशीट्स को हम अब जब बच्चों को इनडायरेक्टली हमें देना है, देयर इज नो वन ऑन वन कॉन्टेक्ट, हमारे स्कूल में भी आके वो बच्चे नहीं ले सकते, उनके पेरेंट्स नहीं ले सकते, तो अब वो वर्कशीट्स हम व्हाट्सएप के अलावा कैसे पहुंचाएं, क्या माध्यम हो सकता है अपने वर्कशीट्स को, या हमारे जो बच्चे की स्किल्स हैं जिससे कि वो उन स्किल्स को भूले ना, वो कहीं ना कहीं रिटेन करते रहें। जो न्यू नॉलेज हम देना चाह रहे हैं बच्चों को, कुछ न्यू स्किल सिखाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे हम इफेक्टिवली जाके एग्जीक्यूट कर पाए। तो इन सब चीजों को लेके
हमें जरूरत पड़ी कि हम ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाएं। हालांकि ऑनलाइन टीचिंग हमारे बहुत नया नहीं था, कहीं ना कहीं स्टार्ट पहले से कर दिया था, स्काइप वगैरह पे कुछ एक सेशंस वगैरह स्टार्ट हुए थे, बट इतने लार्ज लेवल पे हमें कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है हमने कभी सोचा नहीं था। सो जब हमें सडनली इस बात को लेके बहुत ज्यादा कि प्रयास करने पड़े कि अब हम कैसे अपने बच्चों के साथ जुड़ें, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे ऑनलाइन टीचिंग के प्लेटफॉर्म जिनकी आज हम बात करते हैं, आज हम जो मीटिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे कर रहे हैं, जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, वेबएक्स पे कर रहे हैं, अलग अलग आज मोर देन 100 एप्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं टीचिंग के लिए। तो वहां पर कैसे वर्कशीट शेयर करनी, हमें नहीं पता था कि भाई ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन कोई मतलब 500 लोग एक साथ भी देख सकते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था। हमने नहीं सोचा था कि जो हम बच्चे के ऑनलाइन ही हम बच्चे का होमवर्क चेक कर सकते हैं, है ना, ऑनलाइन हम बच्चे को अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, और इन सब में हम लोगों ने बहुत ही, मैं कहूंगा कि आउटस्टैंडिंग वर्क किया है। बहुत ही शॉर्ट स्पेन के अंदर हम लोग इससे कहीं ना कहीं बाहर आए, और आज ऑनलाइन टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फायदे हैं, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि सर ऑनलाइन टीचिंग से हमें ये फायदा हुआ कि अब हम काफी इंपावर हो गए, है ना, नाउ वी आर एजुकेटर्स। कि पहले हम आपके पास सेशन के लिए भी आते थे तो पता लगे 45 मिनट के लिए आपके पास बच्चा छोड़ के चले गए, बाहर हम मार्केट में चले गए, कब कुछ अपना दूसरा काम तब तक निपटा लेते हैं। हमने कभी देखा ही नहीं था कि आप बच्चे के साथ काम कैसे कर रहे हैं, या कभी कभार मन किया तो देख लिया। लेकिन अब जब ऑनलाइन टीचिंग में कहीं ना कहीं बच्चा हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है वो डिवाइसेस को हैंडल करने में, तो पेरेंट्स को कहते हैं ना साथ बैठना पड़ता है, उसकी मदर साथ में है, उसके सिबलिंग, बड़े भाई सिस्टर छोटे जो भी हैं उनको बैठना पड़ रहा है, उनके फादर को बैठना पड़ रहा है। तो वो लोग सारी एक्टिविटीज को नोटिस कर रहे हैं, वो सारी चीजें सीख रहे हैं कि कैसे हम वहां पे इंगेज कर पाए। तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे साथ आए। जैसे सबसे पहले मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो स्क्रीन शेयर कर पाए। बहुत ज्यादा मैं इतना टाइम नहीं था तो स्लाइड्स में बहुत ज्यादा हमने नहीं रखा है, बट हाँ बेसिक पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं सो दैट आपको एक रेफरेंस, एक हम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जा पाए। कि जैसे ही कोविड हुआ तो कुछ चीजें जैसे स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा बच्चों ने फील किया, है ना। पहले से ही हमारे बच्चे सोशली उतने नहीं कैपेबल हैं कि वो जाके इंटरेक्ट कर पाए, कम्युनिकेशन डेफिसिट्स की वजह से, सोशल लिमिटेशंस की वजह से, हमारी सोसाइटी में जो एक टैबू है उसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ा, है ना। और ज्यादा बिहेवियर चैलेंजेस पेरेंट्स ने इनिशियल फेजेस में फील किए कि जो बच्चा बाहर जा रहा था, स्कूल जा रहा था, थेरेपीज के लिए जा रहा था, अब वो पूरे टाइम हमारे घर में है, तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है। इन पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं था कि हम कैसे बच्चे को एंगेज करें, जो हम बात कर रहे हैं कि इफेक्टिवली एंगेज कैसे किया जाए बच्चे को ऑनलाइन टीचिंग में। तो नहीं पता था कि पेरेंट्स और क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं जिनमें हम बच्चों को एंगेज करें। बहुत सारे ऐसी चीजें, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए राहुल जी, थैंक यू। तो काफी कुछ एक ऐसे केसेस भी हमने नोटिस किए जिसमें स्लीप डिसऑर्डर आया, कि बच्चा पता लगे दिन में तो जाग रहा है बट नाइट में काफी वो नहीं सो पा रहा है। तो कुछ स्लीप डिसऑर्डर के केसेस हमारे पास बढ़े, हमारे स्पेशली ऑटिज्म वाले बच्चों के साथ स्लीप डिसऑर्डर कहीं ना कहीं काफी बच्चों के साथ लिंक है। बट इस टाइप के केसेस ड्यूरिंग कोविड ज्यादा हमें कहीं ना कहीं नोटिस किए गए। उसके बाद एक चीज ये था कि पेरेंट्स को पता नहीं था कि कैसे इफेक्टिवली हमें इंगेज करना है। तो उन्होंने क्या किया, बच्चे को कुछ गेम्स डाउनलोड कर लिए, कुछ पजल्स आजकल फोन में डाउनलोड कर लिए, एजुकेशनल गेम्स डाउनलोड कर लिए, और बच्चे को इंगेज करने के लिए हमने फोन दे दिया। तो उसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। फिर पता लगे कि वो लैपटॉप से, टैब से या फोन से बच्चा कहीं ना कहीं इतना अटैच हो गया है कि अब वो देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि फुल टाइम उसको फोन मिल जाए, वो पूरे टाइम फोन में गेम्स खेलता रहे, या जो भी एजुकेशनल इवेंट टॉयज है, राइम्स है, तो पूरे टाइम राइम सुनना चाहता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हुई। दूसरा हुआ कि हमारा जो स्कूल स्टाफ और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो लिंक था वो कहीं ना कहीं वीक हुआ ना। इनिशियल फेज में हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कैसे इफेक्टिवली हम एक कोऑर्डिनेट करके रख पाए पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ, जिससे कि जो उनकी लर्निंग है उसमें कहीं ब्रेक ना आए, हम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में उनकी लर्निंग पे काम करते रहें। तो ये बहुत सारी चीजें थी। काफी चैलेंजेस डिवाइसेस को लेके थे, पता लगे फैमिली में एक लैपटॉप है तो वो क्लासेस करने में ऑनलाइन प्रॉब्लम्स आई, इंटरनेट की फैसिलिटीज कम थी, बहुत सारे लोग अपने होम टाउन्स में चले गए जहां पर इंटरनेट के इश्यूज हुए, ठीक है।
एकेडमिकली काफी पेरेंट्स ने कंप्लेन किया कि जो बच्चा हमारा करता था, सपोज राइटिंग में वो इंडिपेंडेंट लिख रहा था, अब वो नहीं लिख रहा है, या वो रीडिंग पहले अच्छा कर रहा था अब नहीं कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ कि जो हमारे माइल्ड लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको तो फिर भी हम कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन डिलीवर कर पा रहे थे, उनको हम रिसोर्सेज भेज पा रहे थे, पेरेंट्स हेल्प करके कर पा रहे थे। बट जो हमारे मॉडरेट सीवियर लेवल के बच्चे थे वहां पर एक चैलेंज आया कि उनको हम कैसे अपनी सर्विसेज दे पाए। तो इन सारे चैलेंजेस को लेकर के बहुत सारे जो इश्यूज हुए, इन सब की जो हमने सिचुएशन देखी, उसके बाद हमें लगा कि नहीं, हमें बच्चों को एक ऑनलाइन माध्यम से इफेक्टिवली इंगेज करने की जरूरत है। तो वहीं पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमें इंगेज क्यों करना है बच्चों को, है ना। तो इंगेज क्यों करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे जो स्किल सीखे हैं वो भूल ना जाए, उनको हम रिटेन कर पाए। जो हम चाहते हैं कि उनको न्यू स्किल्स सिखाएं, हम वो स्किल्स बच्चों के साथ काम कर पाए। हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा मीनिंगफुली कम्युनिकेट करे, हमारी फैमिली में वो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करे, या उसके जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं वो ना बढ़े। तो ऐसी इन सब की जरूरत के साथ से हमें जरूरत पड़ा कि हम एक इफेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाएं। तो उसमें क्या हो सकता है, एक ऑनलाइन टीचिंग के बाद इनिशियली जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें थी जिन्हें हमें काम करने की जरूरत थी। हमने खुद सीखा, पहले तो एज ए एजुकेटर हमने वहां सीखा कि कैसे हम बच्चों को अपने वर्कशीट शेयर कर सकते हैं ना, कैसे हम बच्चों को कम से कम टाइम में वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे पाए जिसकी उसे नीड है। तो कहीं ना कहीं एक टेलर्ड और मल्टीमोड कम्युनिकेशन की जरूरत हमें पड़ी। हम जो बच्चे को केवल वर्कशीट व्हाट्सएप पे भेज रहे थे पेरेंट्स को, वो या तो पेरेंट्स उसको इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे थे, या कहीं लगा कि हमें नहीं, जो हमने वर्कशीट कहीं ना कहीं जनरलाइज वे में भेज दी। सपोज हमने कहा कि नहीं, बच्चे को थोड़ा रीडिंग आती है, चलो हमें इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक सिंपल वर्कशीट भेज देते हैं। तो जो हमने इंफॉर्मेशन बच्चे के पास भेजा वो कहीं ना कहीं टेलर्ड नहीं था, वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअलाइज्ड नहीं था। तो उन सब चीजों में जब हमने इनिशियल चैलेंजेस फेस किए तो फिर एक सिस्टमेटिकली एक जरूरत पड़ गई कि हम एक प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ जाएं, जिससे कि हम बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से क्लास अपने घर में एंगेज कर पाए, या जो हमारे घर में चीजें हैं उनको ही हम एज ए टीचिंग लर्निंग एड यूज कर पाए, है ना। पॉसिबल नहीं है कि हम घर पे सारी चीजें, सपोज सेंसरी रूम भी बना दें, या हम बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स घर पे कलेक्ट कर लें। तो जरूरत थी कि हम पेरेंट्स को इतना ट्रेन करें, पेरेंट्स को हम इतना अच्छे से गाइडेंस दें कि उनके घर में जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो उनके किचन आइटम्स हैं, जो उनके हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कैसे हम एज ए लर्निंग एड को यूज कर पाएंगे, वो बहुत इफेक्टिवली हमें जानने की जरूरत थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन टीचिंग में बात आई कि नहीं, मोस्टली कंप्लेंट्स ये आती थी कि नहीं, बच्चे हमने क्लास तो कर दिया, चलो हमने जूम पे या जो भी प्लेटफॉर्म है हमने बच्चे के साथ कर लिया, लेकिन मोस्टली पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे थे, सर ये तो बैठ ही नहीं रहा है ना, स्क्रीन के सामने इसका तो सिटिंग ही नहीं है, या वो अटेंशन ही नहीं दे रहा है। तो कैसे हम उसकी अटेंशन को इंगेज करें, कैसे हम अटेंशन सीख करके अपनी जो एक्टिविटीज बच्चे को कराना चाहते हैं, जो हम कोई अब टारगेट लेके बच्चे के साथ काम करना चाहते हैं, वो कैसे हम चाहें। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ी कि उसमें हम एक सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें घर पे। तो वो क्या होगा सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट? वो लर्निंग एनवायरनमेंट है कि हम इनिशियली बच्चे को ये टारगेट करें कि ये हमारे इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल पे आ जाए, है ना। अगर आप इनिशियल फेज में ही बच्चे को आप ये चाहें कि हम नहीं कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम एक बच्चे को कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट सिखाने की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। तो सबसे पहले जरूरत थी कि हम बच्चों के साथ एक ऐसा कंजेनियल एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें वो बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए। तो सबसे पहले आता है कि आप बच्चे के साथ रैपो बिल्ड करें, है ना। आपने डायरेक्ट बच्चों को वर्कशीट्स नहीं शेयर कर दिया कि बेटा ये वर्कशीट है, आप मुझे करके दिखाओ, चलो 1 to 20 काउंटिंग लिखनी है हमें, और आप ये काउंटिंग मुझे लिख के और फिर इसका मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजो। वो वर्क नहीं कर रहा है। उसमें हमें क्या करने की जरूरत है, पहले हमें बच्चे से अपनी कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल स्किल्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हम बच्चे को जब इनिशियल क्लासेस में हैं, आप बच्चे से कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश मत करिए। आप बस बच्चे से बात करने की कोशिश करिए, उसे बोलिए अच्छा आपके घर में क्या क्या है मुझे दिखाओ,
मैं तो कभी आपके घर में नहीं आया हूँ, एज ए टीचर आप यही बोलेंगे, मैं तो कभी आपके घर में नहीं आया हूँ। अच्छा, आपका ड्राइंग रूम कहाँ पर है, आपका किचन कहाँ पर है, आपकी बालकनी में कौन कौन से प्लांट्स हैं, मुझे दिखाओ। तो जब आप बच्चे से कहते हैं ना जनरल बात करेंगे, इन जनरल, जो उसके फ्रेंड्स उसके साथ बात करते हैं, जो उसके फैमिली मेंबर्स उसके साथ बात करते हैं, अगर आप उस लैंग्वेज में उससे बात करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा आपको रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा, है ना। हो सकता है कि वो पहली क्लास में उसने आपको उतना रेस्पॉन्ड नहीं किया, उसने अपनी तरफ से आपने जो उसको चीजें दिखाने के लिए बोला वो नहीं दिखाया, लेकिन अगर एक दो क्लासेस रेगुलर जब हम कंटिन्यूअस ये करेंगे तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि वो बच्चा आपको कुछ ना कुछ नई चीजें दिखाएगा, है ना। अगर उसने थोड़ा सा कलरिंग किया होगा तो वो स्क्रीन लेके आपके सामने दिख देगा कि सर मैंने ये कलरिंग किया है, या सर आज मैं ये खा रहा हूँ, है ना, आज मम्मा ने मेरे लिए ये बनाया है। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया एक स्टूडेंट के बीच में, टीचर के बीच में। यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है, वो है कि हम जब ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, हम अपने गोल्स को, टारगेट्स को, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, वो बहुत क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज दैट, और इसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कुछ एक स्पेसिफिक स्किल्स को फोकस करें, है ना। सपोज दैट एक कोई भी चाइल्ड ए है, तो और उसको हम अर्ली इंटरवेंशन स्टेज में बच्चा है और उसको हम प्री रिक्वेस्ट स्किल सिखा रहे हैं। सपोज दैट हम उसको कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट पे काम करना चाह रहे हैं, हम उसके प्री रीडिंग, प्री राइटिंग स्किल्स पे काम करना चाह रहे हैं, हम उसके लैंग्वेज में बहुत बेसिक इमिटेशन, साउंड्स, इन सब चीजों पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो हमें हर एरिया से बहुत छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ेंगे। और जितना हम सब लोग एज एजुकेटर्स मोस्टली यहाँ पर हैं, हम सब लोग बहुत सीखते हैं बट उतना इफेक्टिवली यूज नहीं करते हैं। हम टास्क एनालिसिस सीट तो हम खूब बढ़ते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में टास्क एनालिसिस की बात आ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, हम सब टास्क करना भूल जाते हैं। हम एक पर्टिकुलर स्किल को टारगेट करने के पे ही फोकस करते हैं और ये भूल जाते हैं कि इसके लिए जो प्री रिक्वेस्ट स्किल की जरूरत है या इससे पहले की जो एग्जैक्ट स्किल है वो बच्चे ने अचीव करी है या नहीं करी है। तो पता लगे अगर हम, हमारा ऐसा ही गोल होगा कि पता लगे हम बच्चे को नंबर राइटिंग 1 to 10 इंडिपेंडेंट सिखा रहे हैं और अभी बच्चे का मोटर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, अभी बच्चा ट्रेस ही नहीं कर पा रहा है, अभी वो सिंपल डॉट ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा है, तो हमारे गोल ऐसे होने चाहिए जो रियलिस्टिक गोल्स हों, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको कहीं ना कहीं फुलफिल कर पाए। सपोज दैट अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अभी राइटिंग में केवल कलरिंग कर पाता है, तो उसके लिए हम सिंपल डॉट ज्वाइनिंग की एक्टिविटीज ले सकते हैं, सिंपल ट्रेसिंग की, प्री राइटिंग स्किल्स को कॉपी करना, इमिटेट करना, प्री राइटिंग पैटर्न्स को, उन चीजों को हम अपने गोल्स में रख सकते हैं। और इन सब के साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि हम प्री प्लान करें। ऑनलाइन सेशन ऐसे नहीं हो सकता कि हमने ना कि 1-on-1 सेशन में भाई अपना एक हमने पेन का पाउच लिया, क्रेयॉन्स लिए और वर्कशीट बच्चे के साथ बैठ गए और बच्चे के साथ काम करना शुरू कर दिया। हमारे जो मन में आया बच्चे की नोटबुक पे हमने वर्कशीट बना दिया और बच्चा काम कर रहा है। ऑनलाइन टीचिंग में वो नहीं हो सकता। इसके लिए हमें अगर 45 मिनट का एक सेशन लेना है, 30 मिनट का एक सेशन लेना है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें प्री प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मटेरियल जो भी है वो रेडी रखना पड़ेगा कि सपोज दैट हमें बच्चे को, अभी मैं एक सिंपल फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की, फोनेमिक अवेयरनेस की वर्कशीट्स कराऊंगा या फोनेमिक अवेयरनेस का एक कॉन्सेप्ट हमें सिखाना है, तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। हमें अल्फाबेट के साउंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो अल्फाबेट्स हमारे पास हैं कि नहीं है, वो हमने फ्लैश कार्ड्स अपनी पीपीटी में बना के रेडी करके रखे हुए हैं कि नहीं, जो हम बच्चों के साथ शेयर कर पाए जब उससे हम साउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए बात कर रहे हैं। क्या हम जो साउंड सिंबल एसोसिएशन उसमें सिखाएंगे बच्चे को, सपोज दैट ए फॉर एप्पल, ब सेज बैलून, ब सेज बैग, तो उनके जो एसोसिएटिव हमारे जो पिक्चर्स हैं, जो सिंबल्स हैं साउंड के, क्या वो हमारे पास हैं जिससे हम बच्चे को एसोसिएट कर पाए। सपोज दैट अगर मैं स्क्रीन में यहाँ से मैंने एक कार्ड दिखा दिया, इट इज ब, हमने बच्चे से पूछा कि सी व्हाट इज दिस, व्हाट आई एम होल्डिंग, व्हाट इज इन माय हैंड, वो सपोज दैट आपने बी होल्ड किया है, वो उसका रीडिंग कर देता है ब। तो आप पेरेंट्स से पहले कम्युनिकेट करके उसके पास ब के साउंड के जो भी सिंबल्स हैं उनको पहले से पेरेंट के बात करके आप उसकी टेबल पर रखवा देंगे, तो आप उससे बोल पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि उसकी टेबल पे क्या है। सेशन से पहले आपने पेरेंट के साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके ये चीजें डिस्कस कर ली कि हमें इस सेशन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो चीजें सारी हमारे पास रेडी हैं कि नहीं है। तो सपोज दैट आपको पता है कि बस से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स हैं, सपोज दैट बॉल है, बलून है,
बस है, बैग है, वो फ्लैश कार्ड्स बच्चे की टेबल पे प्रेजेंट है, तो आप उससे बच्चे से पूछ सकते हो, ओके सो बस इज, बच्चा आंसर करेगा बॉल, ओके शो मी द पिक्चर ऑफ बॉल, शो मी द कार्ड ऑफ बैग, शो मी द कार्ड ऑफ बैलून। तो ये अगर हम करेंगे तो दिस इज इफेक्टिव एंगेजमेंट, है ना, कि आप कहीं ना कहीं एक वन वे इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, आप बच्चे को केवल सिखा नहीं दे रहे हैं कि हाँ बेटा ब फॉर बैलून, ब फॉर बस, दैट इज फाइन। आप बच्चे से कहीं ना कहीं फीडबैक ले रहे हैं, आप डायरेक्ट बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जो मैंने साउंड सिखाया है वो बच्चे ने सीखा भी है कि नहीं सीखा है। तो जब आप बच्चे के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो वो डेफिनेटली आपको रेस्पॉन्ड करेगा। और इसी की हम बात कर रहे हैं कि इंगेज कैसे करें। बहुत सारे एजुकेटर्स की कंप्लेन होती है कि नहीं हमारा छोटा बच्चा है 6 ईयर्स का है, वो तो बैठता ही नहीं है, या वो जब भी हम उसको कुछ भी वर्कशीट दिखा रहे हैं स्क्रीन शेयर करके या हम उसे कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं वो तो देख नहीं रहा होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें, इसीलिए हमने आज इसमें डिसाइड किया था कि पेरेंट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि पेरेंट्स उसमें आपकी हेल्प करेंगे, है ना, जो पेरेंट एज ए असिस्टेंट आपकी हेल्प करेंगे ऑनलाइन टीचिंग में। तो वहां पर सपोज दैट बच्चे की नेक होल्ड करके बच्चे को नीचे टेबल पे देखने की जरूरत पड़ गई, तो वहां पेरेंट्स आपको सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए कि हाँ जब भी मैं कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ बच्चा नहीं फोकस कर रहा है तो आप जस्ट टेबल को टैप कर दीजिए, टेबल टैप कर देंगे तो बच्चा का अटेंशन आ जाएगा टेबल पे, वो आपको जो भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, कुछ पिक करने के लिए बोल रहे हैं या हम उसको राइटिंग करने के लिए सिंपल डॉट ज्वाइनिंग करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो चीजें बच्चा कर पाएगा। तो ये तो हो गई कि हम अपना प्री प्लान करके चलें, मटेरियल हमारे पास जो है वो कोशिश करें कि जितना हाउस होल्ड, जैसे मैं बात कर रहा हूं, जितना लोकली जो अवेलेबल है, जो बच्चे के घर में चीजें अवेलेबल हैं, उनको हम एज ए अपने लर्निंग एड ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर पाए, ये हमें कोशिश करनी। और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे किचन में वेजिटेबल्स हैं, बास्केट्स भी घर में होते हैं सबके, तो वेजिटेबल्स हमारे पास 3-4 तरह की वेजिटेबल्स हैं, अनियन है, पोटैटोज है, टोमेटोज हैं, हमने उसको 3 बास्केट दे दिया और हमने उसको सॉर्टिंग, अगर बच्चा छोटा है हमने सॉर्टिंग के लिए दे दिया कि आप एक बास्केट में अनियन डालो, एक में टोमेटोज डालो, एक में पोटैटोज डालो। अगर बच्चे का लेवल थोड़ा हायर है हम उसमें कोई कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं कि ठीक है आप इस वाली बास्केट में जो आपके पास एक बास्केट है उसमें आप 3 टोमेटोज को पुट करो, ठीक है, आपके पास दूसरी बास्केट है उसमें आप 5 अनियंस को पुट करो। इसमें हम कहीं ना कहीं अपनी जो कॉग्निटिव स्किल्स है, इवन हाई फंक्शनिंग बच्चों को, हमें कहते हैं ना कि हम एक छोटी स्किल को, इसी स्किल को मैं एक एग्जांपल ही दे रहा हूं कि हम केवल वेजिटेबल से ही हम पॉइंटिंग से लेकर के रिकॉग्निशन से लेकर के और हाई फंक्शनिंग कॉग्निटिव स्किल्स तक सिखा सकते हैं। सपोज दैट अब हम बात कर रहे हैं कि सपोज दैट बच्चा 10 ईयर का है, उसको हम क्या सिखा सकते हैं उसकी वेजिटेबल्स जो हम उसके घर में अवेलेबल वेजिटेबल है उसके साथ, तो उसको आप कहीं ना कहीं उसके साथ मेमोरी लिंक कर सकते हैं, है ना, आप उसमें डायरेक्शनलिटी का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। आपने सामने बास्केट रख दिया, सपोज दैट एक तरफ अनियंस हैं, उसके राइट साइड में वो टेबल पे बैठा है, फ्रंट में उसके टोमेटोज हैं, लेफ्ट में उसके पोटैटोज हैं, आप उससे डायरेक्शनलिटी कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। आप बच्चे से पूछेंगे व्हाट इज इन योर राइट साइड, आपकी राइट साइड में क्या है, वो बोलेगा हमारे पास राइट साइड में अनियंस हैं सपोज दैट। आपके फ्रंट में क्या है, फ्रंट में पोटैटोज हैं। आपके लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में टोमेटोज हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, मतलब हमारे पास कहते हैं ना कि जो रिसोर्स है हमारे पास, चीज एक ही है, हमारे पास वेजिटेबल्स ही हैं, बट हम उसका यूज डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, है ना। जब हम बात करते हैं कि एक ही एड को हम डिफरेंट तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे सिंपल बीट्स हैं, बीट्स की एक्टिविटी है, बहुत अच्छे से इंगेज कर सकते हैं। जनरली लोग कहते हैं नहीं बीट्स एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है, कोई भी बीट्स डलाता रहता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस यूज करेंगे, उसको भी अगर आप इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं, तो बीडिंग भी आपकी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। उसमें बीडिंग में आप कम से कम 50 कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, ये हमने एक्सपीरियंस किया है। एक सिंपल बीडिंग जो जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं, उससे आप 50 तरह के कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम उस चीज को लेके थोड़ा स्टडी करें कि क्या क्या चीजें एक ही माध्यम से हम सिखा सकते हैं, वो हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हम चीजें सिखा पाए एक ही लर्निंग मोड के आधार पर, ठीक है। दूसरा है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए।
है ना, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमें रखना चाहिए जो हमारे पेरेंट्स हैं यहाँ पर। उसमें यह है कि भाई आपने एक टारगेट लिया है, कुछ भी एकेडमिक से रिलेटेड, अगर एज एजुकेटर हमने एकेडमिक से रिलेटेड टारगेट लिया है, हमने बिहेवियर का टारगेट लिया है, तो हम ये टारगेट करें कि सपोज एक टाइम पे एक ही हमें बिहेवियर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये नहीं कि हमने बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज को टारगेट कर लिया, नहीं कि हम इसको भी मैनेज करेंगे, इस बिहेवियर को भी करेंगे, तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द टाइम हम किसी भी बिहेवियर पे प्रॉपर काम नहीं कर पाए। तो एक बिहेवियर को हमने टारगेट करके उसमें हमने स्किल ट्रेनिंग देना बच्चे को स्टार्ट करना है। और अगर आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में राइट अप्रोचेस के साथ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक यूज करेंगे तो निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं उसमें सक्सीड होंगे, आपको आपकी जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। बट हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत है एज ए पेरेंट, हमें आजकल क्या लग रहा होता है ना कि बच्चा हमारे सामने फ्री है, अच्छा ये फ्री बैठा हुआ है, चलो भाई इसको एंगेज करो, है ना। बच्चा थोड़ी देर सोफे पे जाके बैठ गया, अच्छा तुम यहाँ बैठे हो, नहीं जाओ किचन से मुझे एक गिलास पानी ला के दो, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि हम उसको एंगेज करना है। लेकिन एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को टाइम ही नहीं दे रहे हो, है ना। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक प्रॉपर शेड्यूलिंग करें कि हमें किस टाइम स्टडी करना है। हमेशा हमें टीचिंग मोड में रहना है। घर पे ये नहीं है कि आज अभी हम घर पे हैं तो हमें पूरे दिन बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाना ही है, नहीं। जो उसका एक्टिविटीज का टाइम है, जो उसका फ्री टाइम है, सपोज दैट उसके सेंसरी इश्यूज हैं, आपने देखा अच्छा बच्चा फ्लैपिंग कर रहा है, अच्छा बच्चा अपनी आई पोक कर रहा है, आपने तुरंत उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि नहीं हमें इसको करने नहीं देना है। तो कुछ चीजें सपोज दैट उसका सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है तो वो कहीं ना कहीं उसकी नीड है ना। इसीलिए हम उसको सेंसरी इंटरवेंशन को सेंसरी डाइट बोलते हैं। वो कहीं ना कहीं उसकी जरूरत है। अगर उसको भूख लगी है, सपोज दैट हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम नहीं शांत रहने वाले जब तक हमें खाना नहीं मिल जाए। तो ऐसे ही जब बच्चे की सेंसरी सीकिंग बिहेवियर होता है तो उसको बिहेवियर करना है। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे हो सकता है कि वो और दूसरे तरीके से, हो सकता है वो एग्रेशन में आ जाए, कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जाए। तो जरूरी है कि हाँ आप उसको कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट उसका ढूंढ सकते हैं, आप उसकी अटेंशन वहां से हटा सकते हैं, बट वो भी हमें देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर किन बिहेवियर्स में, किन सेंसरी बिहेवियर्स में हमें डाइवर्ट करने की जरूरत है। जिस चीज से कोई हमारी, अगर कोई सेंसरी बिहेवियर, सपोज दैट पर्टिकुलर सेंसरी बिहेवियर है लेग शेकिंग, वो लेग हिला रहा है या अपनी फिंगर फ्लैप कर रहा है, अगर ये बिहेवियर उसकी लर्निंग को इफेक्ट नहीं कर रहा है ना, अगर वो उसके सपोज स्टडी में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, उसकी लर्निंग को इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे को हार्म नहीं कर रहा है, तो करने दीजिए, कोई बात नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। वो कहीं ना कहीं उसके अपना सेल्फ मॉनिटरिंग बिहेवियर है, वो अपना उसका सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है, उसको करने दीजिए। वो कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगा उसको ज्यादा फोकस करने में, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, इवन हम लोग होते हैं कि हम लोग म्यूजिक सुन रहे हैं तो हम ज्यादा स्टडी पे फोकस कर पा रहे हैं। जनरली ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि अगर वो पता लगे जब भी पढ़ रहे हैं तो वो वॉक करते हुए पढ़ेंगे तो वो उनको अच्छे से याद हो जाएगा। तो जब हमारा ये सब अपना हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमारे ये सब लर्निंग के तरीके हैं, तो हमारे बच्चे भी अगर हो सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है, वो भी अपना डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो एक तो ये कि हर चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाना हमें बंद करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं हमेशा ही हमें टीचिंग मोड में रहना है, ये बहुत जरूरी है। खासकर ऑनलाइन टीचिंग में जब हम बात कर रहे हैं तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपको स्पेसिफिक टारगेट्स लेके उस पर फोकस करना है। बहुत सारी चीजों को एक साथ मैनेज करने की कोशिश मत करिए। आपने जो पर्टिकुलर टारगेट लिया है वहां पर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है। जब भी हम बच्चे के साथ 1-on-1 सेशंस में भी काम कर रहे हैं या हम बच्चे के साथ ऑनलाइन टीचिंग जब हम कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि वहां पर आप जो कम्युनिकेशन मोड यूज कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है आपका। आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या जो आप प्रॉम्प्ट विजुअल्स प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, आजकल जब आप देखेंगे, हमें पहले पता नहीं था, लेकिन अगर आप आज जूम देखेंगे तो बहुत इजी हो गया है। उसमें एक तरह से एक बोर्ड आ जाता है, तो उसमें बोर्ड में बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप बच्चे को क्लू दे सकते हैं, इवन आप ऑडियो क्लूज दे सकते हैं। तो अब जो हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन टीचिंग के वो काफी एडवांस हैं, बहुत ईजी हैं यूज करना उनको। तो जरूरत है थोड़ा सा हमें उसको एक्सप्लोर करने की। अगर हम उसको पूरी तरह से अवेयर हैं तो बहुत इफेक्टिवली अपनी क्लास कंडक्ट कर सकते हैं। राहुल जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, दूसरा एक है कि जब हम बच्चे के साथ ऑनलाइन टीचिंग में स्पेसिफिकली मैं हम उसी को लेके बात कर रहा हूँ, ये है कि हम बच्चे का कैसे एक प्रोएक्टिव एंगेजमेंट करें। प्रोएक्टिव एंगेजमेंट का मतलब है कि हाँ ठीक है,
आपको बच्चे को ऑनलाइन सेशन के टाइम पे अटेंटिवली आपको टारगेट करना है कि he should be attentive to your session, he should attend your sessions properly, but आपको बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना है ना। मे बी आपको हो सकता है फ्रीक्वेंट ब्रेक्स इनिशियली देने पड़ जाए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो 45 मिनट या 1 आवर की क्लास एक साथ बैठ के आपके साथ करेगा। आप 10 मिनट्स कोई काम करिए, 5 मिनट का आप उसे चाहे बेशक ऑडियो विजुअल ब्रेक दे दीजिए। आप एक सिंपल सा कोई राइम, छोटा बच्चा है तो राइम चला दीजिए, आप कोई दूसरी बड़ा बच्चा है तो आप उसे कोई सोशल स्टोरीज दिखा सकते हैं, कोई आप एक अच्छा रिक्रिएशनल वीडियोस दिखा सकते हैं। तो आपको वहां फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। दूसरा है कि जो हम रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेस इन टर्म्स जो भी हम वर्कशीट बच्चे को भेज रहे हैं या जो हम वीडियोस बच्चे को भेज रहे हैं, वो रिसोर्सेस हमारे कैसे हों, ये बहुत जरूरी हो जाता है ऑनलाइन टीचिंग में। तो पहली चीज तो है कि हमने जनरली क्या किया कि बच्चे को कुछ बिहेवियर मैनेजमेंट का वीडियो भेजना है, हमने यूट्यूब से एक वीडियो लिया बिहेवियर मैनेजमेंट के ऊपर और पेरेंट्स को शेयर कर दिया कि आप इस तरीके से ये बिहेवियर आप मैनेज कर सकते हैं, इसमें जो टेक्निक दी है वो आप घर पे दे सकते हैं। तो उसको हमें अवॉइड करना है। हम जो भी इंफॉर्मेशन जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो यूट्यूब है, गूगल है, वहां से हम रेफरेंस तो जरूर ले सकते हैं, बट जो भी हम रिसोर्सेस रेडी कर रहे हैं वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, है ना, वो रियलिस्टिक होने चाहिए। सपोज दैट अगर आप कोई एक ऐसा वीडियो खुद से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दें कि भाई सपोज दैट बच्चे को प्रॉम्प्ट देना है लिखने टाइम पर, तो कैसे देना है, तो आपने अपना टारगेट कर लिया कि हमारे स्कूल में सपोज दैट 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हमें राइटिंग इंटरवेंशन की जरूरत है, राइट। तो राइटिंग इंटरवेंशन में आपने एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल बना लिया, जो आपका एजुकेटर ही शूट कर रहा है उस वीडियो को, आपका एजुकेटर ही उसमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है कि कैसे प्रॉम्प्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। सपोज पहले बच्चे को डॉट जॉइनिंग करानी है, तो क्या उसमें विजुअल क्लूज हो सकते हैं। आपने पहला डॉट ग्रीन बना दिया, दूसरा डॉट रेड बना दिया, आपने कहा ग्रीन से गो गो, रेड से स्टॉप, तो ग्रीन से आपको स्टार्ट करना है, रेड पे स्टॉप करना है। ये सब आपने छोटी छोटी टेक्निक बता दिया। इनिशियली आप एक फ्रेम के अंदर डॉट जॉइनिंग करा रहे हैं, फिर आप फ्री हैंड डॉट जॉइनिंग करा रहे हैं, फिर आपने सिंपल स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जिसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कर्व, स्लैंट लाइंस, ये सारे हमने जो प्री राइटिंग पैटर्न्स हैं उनके बारे में एक वीडियो ट्यूटोरियल तैयार कर लिया कि इनको हमें कैसे डॉट जॉइनिंग के थ्रू करना है। नेक्स्ट स्टेप सपोज दैट हमारा कॉपिंग आ रहा है, तो इनको हमें कॉपी कैसे सिखाना है। कॉपी अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ रही है, तो आपको प्रॉम्प्ट कब देना है। तो अगर आपके पास बेस्ट है कि कोई बच्चा, अगर आप बच्चे के साथ कोई वीडियो बना पाए दैट इज बेटर। इन केस अगर बच्चा भी नहीं है तो आप किसी अपने ही को टीचर को, अपने ही साथ के टीचर को वहां पर मॉडलिंग करने के लिए बोल सकते हैं, वहां पर रोल प्ले करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, आप एक बच्चे की तरह रिएक्ट करो, आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो आप मिस्टेक कर सकते हो वो आप करो, देन आई विल करेक्ट यू, आई विल गिव यू प्रॉपर असिस्टेंट। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो जब भी आप रिसोर्सेज दे रहे हैं, एक चीज है कि वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज आपके मल्टी मोड कम्युनिकेशन में होना चाहिए, मल्टी मोड, मल्टी सेंसरी रिसोर्सेज होने चाहिए। मल्टी सेंसरी रिसोर्स का मतलब है कि आप सिर्फ उसे ऑडियोज ही नहीं भेज रहे हैं, या सिर्फ आपने उसे वर्कशीट्स ही नहीं शेयर करना है, वर्कशीट के साथ साथ वहां पर वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं, आपने कुछ ऑडियो प्रॉम्प्ट्स भी भेजे हुए हैं, आपने वर्कशीट्स भी भेजी हुई हैं, है ना, आपने कुछ एक्टिविटीज भी की हुई हैं। जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बच्चे को हम कैसे इफेक्टिवली इंगेज करें, उसके लिए आप पेरेंट्स को बहुत सारे रिसोर्सेज सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आजकल बहुत सारे पजल से रिलेटेड गेम्स हैं, सिंपल गेम्स हैं, सपोज दैट विजुअल क्लोजर के गेम्स हैं जिसमें 5 पीसेस को ज्वाइन करके एक पिक्चर बनाना है। ठीक है, इट इंप्रूव्स विजुअल क्लोजर स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। सो अगर आपने वो कुछ रिसोर्सेज शेयर कर दिए, इवन आप सिंपल घर में जो वाटर कलर एक्टिविटीज हैं उनके साथ, अगर आपका अर्ली इंटरवेंशन वाले ग्रुप का बच्चा है या प्राइमरी ग्रुप का बच्चा है, अगर वहां पर वाटर कलर एक्टिविटीज भी आपने अगर पेरेंट्स को बता दिया कि इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, सपोज थंब पेंटिंग करनी है वाटर कलर के साथ, इसको हमें सपोज कॉटन के साथ पेस्टिंग करनी है, हमें इसके साथ कोई स्टैम्प पेंटिंग करनी है, लीव्स पेंटिंग करनी है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर हमने कलरिंग की एक्टिविटीज बता दिया, तो वो अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ करते हैं तो उनकी बहुत सारी स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं। स्पेसिफिकली राइटिंग स्किल में, यहाँ फाइन मोटर की बात है, ग्रॉस मोटर्स की बात है, वहां पर ये सब एक्टिविटी बहुत हेल्प करेंगी। सिंपल जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दिए थे, मैंने बीड्स के एग्जांपल्स दिए आपको। घर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ग्लासेस वगैरह हैं, उसको आप कैसे
ग्लास को आप एज ए लर्निंग एड यूज कर सकते हैं, वहां पर आप ग्लास को ब्लॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। घर में बहुत सारे और आपकी बाउल्स हैं, उसमें आप वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस की एक्टिविटीज कर सकते हैं, है ना। उसमें आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। सपोज दैट आपने एक येलो बाउल रखा, ग्रीन रखा, व्हाइट रखा, ब्लैक रखा, और आपने एक पैटर्न, सेम पैटर्न में दूसरे ग्लास रख दिए, आपने बीट्स ले लिए, आपने ब्लैक बाउल में 1 बीट डाला, रेड में 2 डाला, ग्रीन में 3 डाला, फिर येलो में 2 डाला, और आपने फिर बाउल सामने रख दिए, आपने बोला सेम पैटर्न फॉलो करो, है ना। ब्लैक वाले में आपको 1 बीट सी पुट करना है, येलो वाले में 3 है तो आपको 3 करना है। तो बच्चा एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आपने चीजों के साथ, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ बच्चे को पैटर्न बनाने के लिए बोल दिया कि सपोज दैट आपने 5 ऑब्जेक्ट किचन के आइटम्स लिए, स्पून है, ग्लास है, बाउल है, आप और ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, पेन है, रिमोट है। आपने एक सीक्वेंस में उनको रख दिया, पहले आपने ग्लास रखा, बाउल रखा, रिमोट रखा, पेंसिल, आपने उसको कवर कर दिया, और सेम ऑब्जेक्ट्स आपने बच्चे को भी दिए हैं। अब आप बच्चे को बोल रहे हैं आप सेम चीजें अरेंज करो जैसे मैंने अरेंज किया। पहले सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। अगर पहले ग्लास था तो आपको पहले ग्लास ही रखना है, उसके बाद स्पून था तो आपको स्पून रखना है, उसके बाद अगर रिमोट है तो आपको रिमोट रखना है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ये आपकी वर्किंग मेमोरी की बात हो गई। तो ऐसे बहुत सारी स्किल्स हम हैं जो बच्चे को सिखा सकते हैं अपने हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट के साथ, और बच्चे को इफेक्टिवली हम इंगेज भी कर सकते हो। तो ये रिसोर्सेस हैं, है ना, कि क्या क्या रिसोर्सेस ऐसे, और भी आजकल इंटरनेट पे भी बहुत सारी वर्कशीट्स वगैरह अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं। बट हमें अलर्ट रहने की जरूरत है कि जो भी हम वर्कशीट्स यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेलर्ड भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने डाउनलोड किया और सेम वर्कशीट भेज दिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हमें अपने बच्चों के अकॉर्डिंग करने की जरूरत पड़ेगी, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट आता है एक हमें, जब हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, एक हमें स्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली आर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं वो एक स्ट्रक्चर में सीख रहे हैं, है ना, उन्होंने एक रूटीन में सीखना है, उन्होंने एक अपना शेड्यूल बनाया हुआ है। तो जरूरी है कि हम ऑनलाइन टीचिंग के टाइम पर भी, जब बच्चे के साथ हमने समझा 45 मिनट का सेशन लेना है, तो आप पहले ही बच्चे की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दीजिए, है ना। हम पहले ही बच्चे के साथ एक एजेंडा अपना बात कर लें कि आज हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। आपने पहली स्लाइड में, पहले स्क्रीन शेयर करके आपने क्या क्या चीजें, सपोज आपने बोला कि पहले, सबसे पहले हम मैथ्स करेंगे, फिर हम राइटिंग करेंगे, उसके बाद आपको एक कलरिंग का ब्रेक मिलेगा, ठीक है, उसके बाद हम कुछ योगा की 2-3 एक्टिविटीज करेंगे, उसके बाद हम रीडिंग का एक पैराग्राफ है, हमने उसको सारी वर्कशीट्स एक बार दिखा दिया। हमने जो 5 या 6 वर्कशीट्स हमने जो टारगेट अपने सेट किए एक सेशन के लिए या एक प्रॉपर ग्रुप के लिए, पूरे ग्रुप में भी हम वो चीज बता सकते हैं। समझ आएगा, 2 या 3 बच्चों के साथ हम ग्रुप टीचिंग कर रहे हैं, तो हमने अपना जो भी आज का मैटर था वो सारा एक बार बच्चे को रिव्यू कर दिया कि ये चीजें आज हम करने वाले हैं, और अब आपको स्टार्ट करना है। तो जब आपने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बच्चे को दिखा दिया कि इस फॉर्म में, इस तरीके से ही हम आगे जाएंगे, और उसमें आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। अगर बच्चा कहता है आप, फिर आप बच्चे से चॉइसेस की बात कर सकते हैं, है ना, गिव देम चॉइस कि आपको पहले क्या करना है। चलो, सपोज दैट हमने 3 एक्टिविटीज प्लान किया, 1 इज फॉर रीडिंग एक्टिविटी, एक रीडिंग का पैराग्राफ है, दूसरा एक कलरिंग है, तीसरा हमारा कुछ मोटर इमिटेशंस की एक्टिविटीज हैं। आप बच्चे से बात करिए, ठीक है, ये हमें 3 चीजें करनी है अभी नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में, आपको पहले क्या करना है। तो इससे क्या है, एक तो आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप बच्चे को इंगेज कर रहे हैं, आप बच्चे की चॉइस भी पता कर रहे हैं कि बच्चा पहले क्या करना चाहता है। हो सकता है वो कह दे कि नहीं, पहले मुझे रीडिंग पसंद है, तो लेट्स डू रीडिंग फर्स्ट, तो आप कोई बात नहीं, आप रीडिंग कर लीजिए। हमें क्या है, रिजिड नहीं होना है, हमारा टारगेट, हमें फोकस रहना है अपने टारगेट पे। वी हैव टू अडेयर अवर टारगेट ओनली, कि आज हमें ये 5 वर्कशीट्स करना है। अब कैसे करना है वो बात अलग है, ठीक है, आप पहले कलरिंग कर लो, आप पहले रीडिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें हमें एक स्ट्रक्चर पे एम्फसाइज करके चीजें करनी होंगी। जो भी बच्चे की सेंसरी नीड्स हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बता ही दिया कि अगर सपोज बच्चे को एक एक्टिविटी ब्रेक की जरूरत है, बच्चा जंपिंग करता है, एक जगह बैठता नहीं है, तो आप खुद ही बच्चे के साथ 10 मिनट्स की क्लास के बाद आप खुद बोल सकते हैं, अच्छा लेट्स कम आउट, आप स्क्रीन शेयर है, आप भी जंप कर रहे हैं, बच्चा भी जंप कर रहा है ना, चलो लेट्स डू जंपिंग 10 टाइम्स, 10 टाइम जंप कर दिया। उसमें आप रिदमिक कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप 2-2 के सेट में जंपिंग करेंगे, एक साथ 2 टाइम्स जंप करो, फिर ब्रेक, फिर 2 टाइम्स, फिर ब्रेक, फिर 2 टाइम्स, तो आप एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो जो बच्चा कर रहा है उसी में ही कहीं ना कहीं आप अपने इंस्ट्रक्शन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
है ना, कि आपने बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो बच्चे की पसंद की चीज है वो भी करवा दी और आपने अपना भी उसमें काम कर लिया। आपका जो टारगेट था कि सब मुझे इस बच्चे को एक पैटर्न फॉलो करवाना है, आपने वो पैटर्न भी फॉलो करवा लिया। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे विजुअल क्लूज हैं लाइक शेड्यूल्स, जो हमें सब बच्चे को अगर हमें हेल्प की जरूरत पड़ जाए, या जो हमारे शेड्यूल बोर्ड्स हैं, कम्युनिकेशन बोर्ड्स हैं कि बच्चा कम्युनिकेट, अगर जिनके साथ लैंग्वेज डेफिशिएंट के इश्यूज हैं, वो बच्चा अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो वहां पर आप कम्युनिकेशन बोर्ड्स, शेड्यूल बोर्ड्स, एक्टिविटी बोर्ड्स जो हम लोग बनाते हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन टीचिंग में नहीं हो सकती हैं, है ना। अगर हमें थोड़ा सा अवेयर होके काम किया है, और अगर हम पहले से थोड़ा सा हमने अपना प्लानिंग कर लिया है, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया, अगर हमने पहले से सारी चीजें अपने टारगेट सेट करके, ऑब्जेक्टिव सेट करके, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आप ऑनलाइन टीचिंग में भी कर सकते हैं और इफेक्टिवली, सक्सेसफुली ये चल रही हैं चीजें। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज टीम कोलैबोरेशन, है ना। सपोज दैट व्हेन वी आर वर्किंग इन अ स्कूल सेटअप, राइट, सो वी आर सपोज टू वर्क एज अ टीम। वी हैव अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, जहां पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, जहां पर स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जहां पर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं। तो एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम सब लोगों को मिलके कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा, है ना। ऑनलाइन टीचिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेटर पेरेंट्स से अलग बात करेगा, ओटी अलग बात करेंगे, ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट अलग बात करेंगे। बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग जॉइंट पेरेंट मीटिंग्स करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करें। तो जब भी आप बच्चे के लिए गोल्ड सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो कोशिश करिए आप उसमें ओटी के इनपुट्स लीजिए, स्पीच थेरेपिस्ट के इनपुट लीजिए। अगर हम सब लोग मिलके कोई गोल टारगेट करेंगे तो हम ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उस गोल को अचीव कर पाएंगे, जल्दी अचीव कर पाएंगे। एक बहुत जरूरी ऑनलाइन टीचिंग में जो चीज आ जाती है, दैट इज एम्पावरिंग पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड केयर गिवर्स, है ना। कहीं ना कहीं ऑनलाइन टीचिंग आपका एक वन मोड कम्युनिकेशन रह जाएगा, इट्स काइंड ऑफ वन वे टीचिंग हो जाएगी अगर हमने पेरेंट्स को और सिबलिंग्स को, या जो भी बच्चे की वहां पे केयर कर रहा है, जो बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर हमने उनको स्ट्रेंथन नहीं किया, उनको एम्पावर नहीं किया। वैसे भी पेरेंट्स को एम्पावर करने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है कि जो भी चीजें आप कर रहे हो उसकी सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज पेरेंट्स को भी पता हो कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उनके प्रॉम्प्टिंग मेथड सारे पेरेंट्स को पता हो। बट जब हम ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। सेशन से पहले ही आप पेरेंट के साथ बात करके सारी चीजें पहले से प्लान करिए, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो पहले ही डिस्कस कर लीजिए। सपोज दैट बड़ा बच्चा है, उसने कुछ बिहेवियर इश्यूज घर पे किए हैं और आपने पेरेंट्स को इतना एम्पावर कर रखा है कि उसने बिहेवियर को रिकॉर्ड कर लिया, है ना। आपने सिखा दिया कि जब भी बच्चा बिहेवियर प्रॉब्लम करता है, यू हैव टू डू बिहेवियर फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। उस बच्चे ने बिहेवियर क्यों किया था, जिसको हम एबीसी मॉडल बोलते हैं, बिहेवियर क्यों किया था, कितनी देर के लिए किया, और उसके बाद आपने क्या किया। तो आपने क्या किया, पेरेंट्स को इतना एम्पावर कर दिया है कि नाउ दे आर एबल टू रिकॉर्ड द बिहेवियर, है ना। तो जैसे बच्चे ने बिहेवियर किया, उन्होंने पहले ही आपको भेज दिया कि मैम या सर, हमने इसने आज पर्टिकुलर ये वाला बिहेवियर इशू शो किया और ये कंडीशन थी। सपोज दैट वो किसी चीज की जिद कर रहा था, डिमांड कर रहा था, हमने नहीं दिया, तब उसने एग्रेशन शो किया या गुस्सा किया, या वो कोई भी एक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी टारगेट हो सकता है। और फिर आपने क्या किया वो बताएंगे, हमने फिर इसमें ये किया। तो एज ए प्रोफेशनल देन यू कैन एनालाइज द सिचुएशंस कि कहां पर पेरेंट्स सही थे। अगर आपको जहां भी जरूरत पड़ती है कि नहीं यहाँ पर पेरेंट को दूसरा मेथड यूज करना चाहिए था, यहाँ पेरेंट को कोई दूसरी अप्रोच यूज करनी चाहिए थी, तो वो आप पेरेंट्स को बता सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, पेरेंट्स को एम्पावर करके चलेंगे, तो आपकी टीचिंग कहीं ना कहीं बहुत ईजी होती जाएगी। एक बहुत जरूरी चीज है ऑनलाइन टीचिंग में, वो ये है कि जब भी हम अपने इंस्ट्रक्शन को डिलीवर कर रहे हैं, जो भी हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन है, चाहे वो रीडिंग से रिलेटेड है, राइटिंग से लेके है, मैथ से लेकर के है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें हम उस सबसे रिलेटेड एक छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो जरूर बना लें, जिनको हम सोशल स्टोरीज कहते हैं, है ना। सोशल स्टोरीज का अगर हम यूज कर रहे हैं, और ऑडियो विजुअल स्टोरीज में बड़े बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, वो बहुत अच्छे से एंगेज होते हैं एक्टिविटीज में। तो छोटी छोटी सोशल स्टोरीज आप बना सकते हैं, जो बच्चों के साथ शेयर करते हैं, पहले से शेयर करके रखें, आप डिस्कस कर सकते हैं। इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, आप ऑनगोइंग फीडबैक लेते रहें बच्चे के साथ जरूर, है ना। आप छोटी छोटी चीजें आपने बता दिया कि भाई ठीक है, आज हमने ये रीडिंग की एक्टिविटी की है, अब आप एक काम करोगे, मैंने मम्मा को बोल दिया है, वो आपको कुछ पिक्चर्स देंगे,
ठीक है, मम्मा आपको 10 पिक्चर्स देंगे क्लास फिनिश होने के बाद या सपोज दैट इवनिंग में, उनके आपको इनिशियल साउंड लिखने हैं, है ना। और आपने पेरेंट्स को पहले ही सजेस्ट कर दिया, या एक पेरेंट्स को आपने पहले ही वर्कशीट सेंड कर दी कि मैम मैंने आपको 10 पिक्चर्स दिए हैं, उनको इनिशियल साउंड्स बच्चे से लिखवाने हैं, है ना। तो ये आपने पेरेंट को भी इफेक्टिवली एंगेज कर दिया, और आपने एक बच्चे को घर में आपकी क्लास के बाद वो होमवर्क काइंड ऑफ एक एक्टिविटी दे दी कि जब भी बच्चा सपोज दैट आपने उसको 10 पिक्चर्स दिया, उसमें कुछ पिक्चर्स ग्रेप्स के हैं, कुछ पिक्चर उसमें अम्ब्रेला है, तो आपको इनिशियल साउंड लिखना है, लाइक ग्रेप का इनिशियल साउंड इज ग, मैंगो का इनिशियल साउंड इज म। बस एक एक्टिविटीज थी, उसको 10 इनिशियल साउंड्स लिख के आपको, और ये बच्चे के साथ बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर टच में रहें, कम्युनिकेट करते रहें। आपने बोला कि ठीक है इसका मुझे पिक्चर खींच के, पिक्चर क्लिक करके आप भेजोगे, आप करना, मम्मा भेजेंगे, या बच्चा अगर बड़ा है तो वो खुद भेज सकता है, तो आप मुझे पिक्चर क्लिक करके भेजिएगा, या पेरेंट्स ने भेज दिया। उसके बाद आप जनरली क्या हमने क्या करना होता है कि बस बहुत सारी पेरेंट्स ने हमें वर्कशीट भेज दी कि हाँ आज सर इसने ये किया है, हम क्या करते हैं ना, बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं, उसको हम चेक ही नहीं करना चाहते, या हम उसमें कहते हैं ना कि प्रॉपर फीडबैक ही नहीं देते। पता लगे बच्चे ने 1 to 20 काउंटिंग लिख के भेजी है, और आप क्योंकि बिजी हो, ऑनलाइन में हो, आपको पेरेंट्स ने वर्कशीट भेजी, आपने बस एक थम्स अप का भेज दिया इमोजी और हो गया काम। आपने उसको कहते ना कि रियल फीडबैक ही नहीं दिया, आपको प्रॉपर एनालाइज करने की जरूरत थी, आपको देखना था उसका होमवर्क में, आप उसे बता सकते थे नहीं 4 इसने एक 4 जो बनाया है वो प्रॉपर नहीं है, आप पहले एल बनाइए फिर स्टैंडिंग लाइन। आपको चाहिए था कि आप एक दूसरी वर्कशीट पे जो जो उसने रॉन्ग किया है वो राइट डिफरेंट कलर्स के साथ उसको हाईलाइट करके आप उसे वीडियो भेजते, और आप पेरेंट्स को भी प्रेस करते कि नहीं यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, है ना। आप कहीं ना कहीं थोड़े से, हमें इमोजीज के चक्कर में नहीं पड़ना है, या सिंपल वही वेरी गुड, गुड जॉब, वेल डन, ये सब नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शनल फीडबैक देना है ना, कि इसने कॉपी अच्छा किया है, 5 और 4 इसने बहुत अच्छा बनाया है, 7 को आप इसकी प्रैक्टिस कराइए। तो ये सारी फीडबैक बहुत जरूरी है एज ए एजुकेटर। इससे क्या होगा, पेरेंट्स भी इंटरेस्ट शो करेगा, वो आपको और जो भी आपने वर्कशीट भेजा वो करके आपको डेली बेसिस पे बहुत कहते हैं ना एनर्जी के साथ एंथुसियास्टिकली वो आपको वर्कशीट भेजेंगे। और आपने अगर चेक नहीं किया, कोई फीडबैक नहीं दिया, तो वो भी यही करेंगे कि एक वर्कशीट आपने भेजा, वो बात अलग है कि भाई उनके बच्चे के साथ काम करना है, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि इंगेजिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जो एक इफेक्टिव कोलैबोरेशन की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। पेरेंट्स को लगेगा कि नहीं शायद सर उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बस उन्हें तो काम करने से मतलब है, दे दिया और चेक कर दिया, हो गया। तो एक इफेक्टिव हम अपने आप को एंगेज कर पाए, प्रॉपर टू वे कम्युनिकेट हो हमारे दोनों के बीच में, पेरेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें भी हमें बहुत जरूरी है कि हम माइंड में रखें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, लास्ट पॉइंट जो हमारा है दैट इज रोल ऑफ पेरेंट्स। हालांकि मैं बीच में ही अपनी बातचीत में ये बताता रहा हूं कि पेरेंट्स बहुत जरूरी हैं, कि क्या अब बच्चे की समय जब भी हम ऑनलाइन टीचिंग में, तो और ज्यादा पेरेंट्स का रोल हो गया है कि वो कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, एज ए असिस्टेंट टीचर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं वो पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली हैं। ये तो हम जनरल टर्म्स में हमने बात की कि एक एजुकेटर को कैसे मोटिवेट करना है पेरेंट्स को, लेकिन यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पे जो एम्बिशन के पेरेंट्स हैं स्पेसिफिकली उनके लिए अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली चीज तो है कि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है, स्कूल क्लोज्ड है, बहुत सारे पेरेंट्स भी घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की। तो पहला पॉइंट है कि फोस्टर पर्सनल रिलेशनशिप एंड हैव फन। बहुत सारी मस्ती करिए बच्चे के साथ आप, है ना। आप भूल जाइए कि मुझे टीचिंग कराना है, आप बच्चे को मॉर्निंग वॉक पे अगर जा रहे हैं बाहर, तो आप वहां लेके जाइए बच्चे के साथ। घर में ही अगर आप इंडोर एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपको पहले कभी टाइम नहीं मिलता था कि आप बच्चे को 1 घंटे लेके कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करा पाए, सपोज घर में ही साइकिलिंग करा पाए, या आप योगा कर पाए, 10 मिनट फिजिकल एक्टिविटीज कर पाए, तो अब आपके पास वो टाइम है। तो बहुत जरूरी है कि आप बच्चे के साथ मीनिंगफुल कन्वर्जेशन स्टार्ट करें। अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है, ये बहुत कॉमन चीज है, खासकर स्पेशल नीड पेरेंट्स में मैंने ये बहुत नोटिस किया है कि ये सिंगल पेरेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है हमारा स्पेशल बच्चा। या तो फादर बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हैं, तो मदर उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते, लेकिन होता है ना कि कहीं ना कहीं एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाता है कि नहीं थेरेपीज लेके जाना है, फादर ही लेके जाएंगे, या इसको होमवर्क कराना है, एकेडमिक काम कराना है, तो फादर ही कराएंगे। हमारे बच्चों के साथ ज्यादा है कि मदर ज्यादा एक्टिव है ना, मदर्स आर प्रोएक्टिव, मदर्स ज्यादा बच्चे के साथ इंगेज होते हैं, फादर उतना नहीं है।
तो ये टाइम है कि हम म्यूचुअली कुछ चीजें अपने रोल असाइन कर लें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले लें कि सपोज दैट चलो फादर है, मैं इसको फिजिकल एक्टिविटीज करा दूंगा, मैं इसको साइकिलिंग करा दूंगा, मैं इसको मील टाइम की एक्टिविटीज करा दूंगा, सुबह बेदिंग का टाइम है, ईडीएल डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं, ईडीएल ब्रशिंग है, बेदिंग है, ड्रेसिंग है, उसमें मैं इसकी हेल्प कर दूंगा। मदर सपोज दैट एकेडमिक टास्क ले लिया कि चलो मैं इसकी ऑनलाइन क्लास करवाऊंगी, मैं उसको रीडिंग राइटिंग से या जो भी एकेडमिक वर्क है, कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस है, उन चीजों पे काम करूंगी। तो वो चीजें हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करना बहुत जरूरी है। तीसरा है कि हमें घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें बच्चा सीखे, है ना। वी हैव टू फोकस ऑन लर्निंग। इंगेजिंग केवल टारगेट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था ना कि बच्चा को फ्री नहीं बैठने देना है, ये हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि ये फ्री ना बैठे, कुछ ना कुछ उसको एंगेज करके रखना है, नहीं तो ये हैंड फ्लैपिंग करने लगेगा, या नहीं तो ये सपोज दैट अपनी बॉडी को रॉक करना स्टार्ट कर देगा अगर फ्री बैठेगा। तो उस डर में हम क्या करते हैं, बच्चे को इतना करेक्ट करने की कोशिश में रहते हैं कि हम बेचारे को फ्री नहीं छोड़ते, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हम बच्चे को देते रहते हैं। उससे बचना है हमें टारगेट सेट करने हैं, लर्निंग पे फोकस करना है, और घर में एक शेड्यूल बना लीजिए। जैसे बच्चा है तो पूरे टाइम ये नहीं है कि अगर स्कूल नहीं है तो चलो 11 o'clock तक उसको सोने देते हैं, है ना, जब भी मन करेगा केवल इवनिंग में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे, वो नहीं होना चाहिए। अभी बच्चे घर पे हैं तो एक प्रॉपर रूटीन आपको बच्चे का बनाना है। जैसे बच्चा स्कूल जाता था मॉर्निंग में, उसका उठिए, एक प्रॉपर स्टडी रूम जरूर बना लीजिए अगर अवेलेबल है तो, जिसमें प्रॉपर आपको जब पढ़ाई करानी है, जब कुछ एकेडमिक चीजों पे काम करना है, जब आपको कोई स्किल सिखानी है पर्टिकुलर, तो आप पर्टिकुलर प्लेस, है ना, स्टडी रूम अलग से नहीं, आपको एक पर्टिकुलर बच्चे का प्लेस सेट कर दीजिए, टेबल चेयर जहां आपने डाल दिया, प्रॉपर सिटिंग, प्रॉपर टेबल टॉप एक्टिविटीज आपको करानी है। ये नहीं कि हमने कहीं भी बेड पे बिठा के करा दिया, सोफे पे बिठा के करा दिया। एक प्रॉपर स्टडी टेबल बच्चे का होना बहुत जरूरी है घर में। अगर वो रहेगा तो बच्चा अपने रूटीन में उस चीज को फॉलो करेगा, उसे पता है कि हाँ मुझे सपोज 10:30 अपनी स्टडी टेबल पे जाके बैठना है और अपनी एक्टिविटीज करनी है, या मुझे ऑनलाइन क्लास चलनी है तो उस पर काम करना है। नेक्स्ट है कि पेरेंट्स के लिए है कि आप थेरेपिस्ट के साथ रेगुलर टच में रहिए। अगर आपको कोई भी इश्यूज लगते हैं, जो आपको लग रहा है कि मैं बच्चे के साथ वो डील नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने थेरेपिस्ट के साथ टच में रहिए। जो भी डे टू डे चैलेंजेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं बच्चे के साथ, वो सारे आप अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर करिए, और डेफिनेटली आप दोनों लोग मिलकर जरूर कोई ना कोई रास्ता उस बिहेवियर का या उस जो भी लर्निंग चैलेंजेस हैं उनका आप निकाल पाएंगे। होम बेस्ड एक्टिविटीज में बच्चे को एंगेज करिए। एंगेज का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी देके एंगेज करना है, लेकिन आप मीनिंगफुल एक्टिविटीज में एंगेज करिए, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए। एंगेजमेंट से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे को देना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। सपोज दैट आप वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, अगर बच्चा कैपेबल है तो आप उसको बोलिए कि आप वेजिटेबल वॉश कर दीजिए बस, है ना। अगर आप फ्रिज में अभी बॉटल्स हम लोग भर के रख रहे हैं तो आप उसको एक टारगेट दे दीजिए, सपोज दैट सबके घर में आरओ है, आरओ से आप बॉटल को फिल करो और जाके फ्रिज में स्टोर कर दो, है ना। या बच्चे को आपने बेडिंग सिखा दिया कि आप बेडशीट चेंज करना आपका टाइम आपका है, सोफे पे कवर आपको डालने हैं, पिलो कवर्स आपको डालने हैं, है ना। घर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अगर सपोज दैट क्लोथ्स को हमें बाहर सुखाने के लिए डालना है वॉश करने के बाद, बच्चे को दे दीजिए। अगर वो वहां पर क्लिप भी लगाएगा तो फाइन मोटर स्किल इंप्रूव होगा बच्चे का। या आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें बच्चे को आप कहीं ना कहीं साथ में लेके करिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आप बच्चे को साथ में लेके करेंगे, बच्चा आपको देख के ही सीखेगा, है ना। अगर छोटा बच्चा है, आपको लग रहा है छोटा बच्चा है और मैं वेजिटेबल कट कर रहा हूँ, चॉप कर रहा हूँ, वो नहीं समझ पाएगा, या इसको इस स्किल की इसको क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। वहां पर भी आप बच्चे को सेफ्टी स्किल सिखा सकते हैं, है ना। आप सिखा सकते हैं कि नाइफ को कैसे हैंडल करना है, वहां पर एक छोटा बच्चा है ना। या हमें वेजिटेबल वॉश कैसे करना है, उसको आप हाइजीन का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं कि देखो ये वेजिटेबल गंदी थी, हम इसको वॉश करके चॉप करेंगे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप डेली एक्टिविटीज घर में जो आप परफॉर्म करते हैं उससे सिखा सकते हैं, राइट। तीसरा है, नेक्स्ट है हमारा मेंटल वेलबींग। कोविड के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है कि हम मेंटल वेलबींग प्रैक्टिस करें। मेंटल वेलबींग क्या है, जो भी आपके इंटरेस्ट की चीज है। केवल योगा मेंटल वेलबींग नहीं है कि हम योगा करेंगे या हम केवल म्यूजिक सुनेंगे वही हमारे लिए अच्छा है। जो भी आपकी पसंद की चीज है, एज ए पेरेंट, जब तक आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आप बच्चे के साथ काम नहीं कर पाएंगे। जब तक आप एनर्जेटिक नहीं है, जब तक आप बच्चे के साथ इफेक्टिवली अगर इंगेज नहीं हो रहे हैं, अगर आप ही किसी डिलेमा में हैं, तो वो आप भी बच्चे के साथ काम करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आपकी पूरी फैमिली की मेंटल वेलबींग अच्छी रहे। तो बहुत सारी मस्ती करिए,
योगा साथ में बैठ के करिए, आजकल टाइम है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, म्यूजिक सुनना है, या आप घर में कुछ नहीं तो कैरम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, जो भी घर में इंडोर हमारे ऑप्शंस हैं खेलने के। वीडियो गेम, स्क्रीन टाइम को जितना रिड्यूस कर पाए मैं सजेस्ट करूंगा वो बेहतर है। स्क्रीन को हम एज ए लर्निंग लर्निंग डिवाइस ही यूज करें, दैट इज बेटर, है ना। मोबाइल फोन को हम उसे गेम खेलने का या टाइम पास करने का, एंगेज करने का उसको मोड ना बना दें। हम उसको लर्निंग डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं कि सब फोन में हम ऑनलाइन क्लास करेंगे या फोन में हम कुछ रीडिंग की, जॉली फोनिक्स की वीडियोस देखेंगे, तो वो एक प्रॉपर आप लर्निंग एड की तरह यूज करें, दैट इज बेटर। फिजिकल एक्टिविटीज खूब सारी करिए। जहां तक है सेंसरीज, हालांकि सेंसरी डिफरेंट है, फिजिकल एक्टिविटीज इज डिफरेंट। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज आप जितनी ज्यादा करेंगे उतने सेंसरी इश्यूज भी सेटल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, फिर भी आप अगर फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, ओवरऑल बच्चे की बैलेंसिंग में, ओवरऑल बच्चे की कोऑर्डिनेशन में, बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी जितना कर सकते हैं दैट इज बेटर। आई थिंक ये पेरेंट्स के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, और जो अगर हम फॉलो करेंगे तो हम डेफिनेटली अपने बच्चों को इफेक्टिवली एंगेज कर पाएंगे। सारे ही, चाहे वो पेरेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल्स के लिए ये है कि इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी हमें कोशिश करते रहना है। सी, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट पर्सन हियर, ठीक है, आई एम आल्सो अ को लर्नर विद यू। हम सब एक को लर्नर है, हम सब मिलके सीख रहे हैं। जो हमने अपने बच्चों के साथ काम किया है, जो अब तक हमने सीखा है, जो हमने चैलेंजेस थे, पहले बार मुझे भी नहीं पता था कि स्क्रीन शेयर कैसे आता है। जब मैंने पहला वेबिनार अटेंड किया तो मैं आई वाज वेरी सरप्राइज कि मतलब ये क्या चल रहा है भाई, ये कैसे स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं, या ये क्लिप आर्ट को इतना अच्छे से कैसे यूज कर ले रहे हैं। इन्होंने तो बोर्ड भी शेयर कर दिया, ये तो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड कहाँ से आ गया है इनके फोन में। तो आई वाज वंडरिंग, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने, आजकल बहुत अच्छा ऑप्शन है कि गूगल बाबा इतना है कि आप जो भी सर्च करिए आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो कैसे, कौन सा, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे व्हाट इज द बेस्ट डिवाइस या बेस्ट ऐप टू टीच चिल्ड्रन, तो आपको मिल जाएगा कि टीचिंग के पर्पज से कौन सा ऐप ज्यादा अच्छा है, जूम ज्यादा अच्छा है या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ज्यादा अच्छा है। अगर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऐप ज्यादा अच्छा है, वेबएक्स में ज्यादा अच्छा है या गूगल मीट अच्छा है। तो मतलब हम, जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी वीडियोस, बस जरूरत है कि हम एज इट इज कॉपी ना करें। हमें वहां पर अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करना पड़ेगा, अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं टेलर्ड करना पड़ेगा, है ना, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग हमें उसे वहां पर हम जाके कस्टमाइज कर सकते हैं उस चीज को। तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो चाइल्ड शुड लेफ्ट बिहाइंड। बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे साथ, है ना, लर्निंग के बहुत सारे बिहेवियर हैं, बहुत सारे, वी आर डीलिंग विद चैलेंज पर्सन, तो चैलेंज तो होने ही होने हैं। इन सब के बाद जो की पॉइंट है दैट इज नो चाइल्ड शुड लेफ्ट बिहाइंड। कोई भी बच्चा छूटने ना पाए, कोशिश ये करनी है हमें, कैसे भी सीखे। अगर वो ऑनलाइन नहीं सीख पा रहा है तो हमें कोशिश करनी है कि कैसे उस तक हम वर्कशीट्स बेहतर तरीके से पहुंचा पाए। अगर वो बच्चा ऑनलाइन टीचिंग में 1-on-1 नहीं पढ़ाई कर रहा है तो कैसे हम उसके पेरेंट्स को ट्रेन कर पाए कि वो पेरेंट्स घर पे उस बच्चे के साथ काम कर लें, कैसे हम उसके केयर गिवर को ट्रेन कर पाए। तो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हमें सोचनी है कि हम कैसे उस बच्चे के जो भी इश्यूज है या जो बच्चे को हम नई स्किल सिखाना चाह रहे हैं, कैसे हम उस बच्चे को स्ट्रेंथन कर पाए, कैसे उस बच्चे को एम्पावर कर पाए। मोस्ट ऑफ अस कि हम सोचते हैं नहीं, हमने बहुत टारगेट कर लिया, अब ये स्किल नहीं सिखा सकते हैं, ऐसा कभी नहीं है। नेवर गिव अप। कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जो आप बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं। हाँ, बट इट शुड बी रियलिस्टिक, जैसे मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग आपने कोई गोल सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आप उसे अचीव करेंगे। ये हो सकता है कि आपको वहां पर अपने मेथड, अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज, उनको आपको चेंज करना पड़ जाए। तो वो अपना फीडबैक जब लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेयर आई एम लैकिंग, कहां पर है, कौन सी स्ट्रेटजीज आई एम नॉट यूजिंग प्रॉपर्ली, व्हाट को बेटर। वही आप कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करते रहें, हम सब एफर्ट्स करते रहें बच्चों के साथ। आई होप कि ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो। इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं बहुत सारी चीजें इसमें डाल पाता, हालांकि मैं चाह रहा था कि रियल लाइफ की जो वीडियोस हैं, रियल लाइफ जो बच्चों के साथ एंगेज कर रहा है उसके कुछ कर पाऊं, बट कुछ टाइम लिमिटेशंस थी, मेरा भी कुछ अभी ये कहीं ड्यूटी वगैरह लगा हुआ है तो उस वजह से नहीं हो पाया। होपफुली कभी नेक्स्ट टाइम मौका मिले तो हम ज्यादा इफेक्टिव तरीके से इन चीजों को कवर कर पाए।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चंस वगैरह जो भी किसी पेरेंट्स की क्वेरीज हो, मोस्ट वेलकम टू कैटर। Thank you, Praval ji. Thank you so much for a very informative presentation. And जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन इतना अचानक से हम सबके ऊपर लागू कर दिया गया कि कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं था कि एकदम से स्कूल बंद हो जाएंगे और हमें ऑनलाइन टीचिंग जैसी किसी चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। किसी ट्रेनिंग में ये हमें सिखाया नहीं गया कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाती है, तो सबने ज्यादातर ट्रायल एंड एरर मेथड से ही सीखा है। और रेगुलर स्कूल्स के टीचर्स और बच्चे और पेरेंट्स, उनके सामने भी बहुत बड़ी चैलेंज था इसके लिए कोप अप करना। लेकिन स्पेशल स्कूल, स्पेशल नीड चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स के लिए ये चैलेंज जितना हम इमेजिन कर सकते हैं उससे ज्यादा बड़ा था। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें MBCN की, तो हमारे लिए ये चैलेंज बहुत ज्यादा था, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है। हमारा स्कूल का स्ट्रेंथ है 500 से ज्यादा हमारे पास बच्चे हैं, और बीइंग अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वी डोंट चार्ज एनीथिंग, ये सभी के लिए फ्री है। तो इस वजह से हमारे पास बहुत डाइवर्सिटी है उनके सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड की, पेरेंट्स के। तो सबके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि उनके पास नेटवर्क हो, उनके पास डिवाइसेस हो, उनके पास सेपरेट रूम हो, इतनी प्राइवेसी हो और इतना समय हो पेरेंट्स के पास। जब हमने ये चीज शुरू किया ऑनलाइन, तो हमें बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ी। जैसे कि आपकी स्क्रीन जो लास्ट सेकंड लास्ट आपने दिखाई थी, नो चाइल्ड शुड लेफ्ट बिहाइंड। सो 500 बच्चों में से कोई भी बच्चा छूट ना जाए इंटरवेंशन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो भी ऐसी डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी। कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास अपना रूम है, अपना लैपटॉप है, अपना नेटवर्क कनेक्शन है एंड वो ज्वाइन कर सकते हैं। पेरेंट्स भी कंप्यूटर लिटरेट हैं, बहुत कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सिबलिंग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास ऐसे पेरेंट्स भी थे जिनके पेरेंट्स को हमने फोन करके ऑनलाइन जुड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा हमारे घर में एक ही मोबाइल है, स्मार्टफोन एक ही है, जो कि उसके पापा ड्यूटी पे ले जाते हैं और वो रात को वापस आते हैं, और उसके बाद घर में कोई ऐसा है नहीं जो कि नेटवर्क यूज कर सके, या हमारे पास डिवाइस ही नहीं है। किसी ने हमें फोन करके बताया कि एक डिवाइस है और बच्चे के जो रेगुलर स्कूल गोइंग सिबलिंग्स हैं उनकी ऑनलाइन क्लास चलती है, उस समय हम आपकी क्लास स्पेशल बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं करा सकते। कुछ ने ये कहा कि डिवाइस भी है, नेटवर्क भी है, बट कोई घर में ऐसा नहीं है जो उसको यूज करना जानता हो, क्योंकि फादर चले जाते हैं, सिबलिंग अपना ऑनलाइन क्लासेस या वर्क में बिजी हैं, तो इस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। तो अनगिनत, मतलब जितनी फैमिलीज, जितने बच्चे, उतने अलग अलग तरह तरह के चैलेंजेस। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस चीज से हम कैसे डील करें, इसके साथ कैसे कोप अप करें कि एक भी बच्चा पीछे ना छूटे। फिर हमने धीरे धीरे करके ये चीज सोची कि हम लोग ऑनलाइन जैसे अब आपसे बात कर रहे हैं, इस तरह से ना करके हम लोग वीडियो क्लासेस दें। तो हम लोगों ने क्या किया है, हमारे टीचर्स वीडियो क्लास एक रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो रिकॉर्डिंग भेज देते हैं पेरेंट्स को, ताकि पेरेंट्स के पास जब नेटवर्क उपलब्ध है, जब डिवाइस उपलब्ध है, जब वो बच्चे के साथ बैठ सकते हैं, उस वीडियो को चला के उसको क्लास दिखा सकें। और उसमें देख के वो, क्योंकि कितनी भी बार रिपीट की जा सकती है। एक अगर सिंपल सा बच्चे को फॉर एग्जांपल काउंटिंग का वीडियो कराना है, तो जैसे कि आपने सजेस्ट किया, हमने शुरू से ये ध्यान रखा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ऐसा मटेरियल यूज किया जाए जो घर में इजीली अवेलेबल हो और बच्चे और पेरेंट्स उससे फेमिलियर हो। तो जैसे किचन में ही हमने काफी चीजें ढूंढी जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं। मान लीजिए एक नंबर कॉन्सेप्ट का एक हमने वीडियो बनाया है, तो हमारी टीचर कुछ वेजिटेबल्स को लेकर या कटोरी, चम्मच, ग्लास को लेकर काउंटिंग की एक्टिविटी करके अपना वीडियो शूट करके भेज देती है। ये सारी चीजें बच्चे के घर में भी अवेलेबल हैं, और पेरेंट इस वीडियो को देख के रेप्लिकेट करता है सेम एक्टिविटी बच्चे के साथ, रिकॉर्ड करता है और वापस टीचर के पास भेजता है। तो ये चीज काफी हमने कोशिश की, और इसमें ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे और ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स इसको फॉलो कर पाए। तो हम लोग वीडियो एक्टिविटी बना बना के भेज रहे हैं, और उसी में हमारे टीचर्स बहुत मेहनत कर करके
उसमें वेरिएशन लाने की कोशिश करते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बोरिंग ना हो जाए, और हर बच्चे का इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम है उसके अनुसार ये वीडियो बनाया जाता है। अगर एक टीचर के पास 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो 5 में से अगर एक का अलग नीड है जो उस वीडियो के साथ एड्रेस नहीं होता है, तो वो उसके लिए अलग वीडियो बना के शेयर करती हैं। और पेरेंट्स के लिए टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उनका हर टीचर के ऊपर हमने ये छोड़ दिया कि आपका कनेक्ट करने का टाइम आपकी सुविधा के अनुसार होगा। ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि 24 घंटे ऑनलाइन टीचर अवेलेबल रहे पेरेंट्स के लिए। तो हर टीचर ने अपनी सुविधा के अनुसार टाइम स्लॉट दे रखे हैं कि मैं 11 बजे से 3 बजे तक अवेलेबल हूँ, कोई 3 से 6 अवेलेबल है, कोई शाम को अवेलेबल है। पेरेंट्स को वो स्लॉट्स पता हैं और वो उस समय कॉल करके उन वीडियोस के बारे में या मटेरियल के बारे में या उनके लर्निंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेने के लिए फोन करके उसी वक्त में उनसे बातचीत कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये चीज, जैसे आप कह रहे हैं कि सामने जो है बातचीत करने का, कि सामने इंगेज हो स्क्रीन पे सामने बच्चा, वो एंगेजमेंट वाला पार्ट जो था वो मिस हो रहा था। तो हमने ये क्या किया कि हफ्ते में एक दिन एक ऐसे ही जूम मीटिंग या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, टीम्स या जूम्स पे हमने मीटिंग करना शुरू किया बच्चों के साथ, जिसको हमने कहा गपशप मीटिंग। कि इसमें कुछ नहीं करेंगे, बच्चे कम से कम टीचर्स को देख पाए, बच्चे अपने क्लासमेट्स को देख पाए, उनके पेरेंट्स भी साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं, टीचर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो सिर्फ ये था कि कनेक्टेड रहें, वो एंगेज रहें एक दूसरे के साथ, और वो चीज मिस ना करें कि पता लगा साल भर 2 साल बाद जब क्लास में गए तो अपने क्लासमेट्स को ही नहीं पहचानते। इन बच्चों का आईक्यू भले ही सब एवरेज हो, लेकिन ईक्यू इंटैक्ट है। उनकी इमोशंस, उनका जो एक दूसरे के साथ बिलोंगिंग है, उनकी फ्रेंडशिप है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, वो बहुत इंटैक्ट हैं। तो हम लोग भी रेगुलर, सभी लोग सो कॉल्ड नॉर्मल लोग जो हैं, हम लॉकडाउन में अपना मेंटल वेलबींग इंटैक्ट रखने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। हर एक को इस लॉकडाउन ने बहुत तरीकों से इफेक्ट किया है, तो इन बच्चों को भी इफेक्ट किया है। इन्होंने भी अपना जो रेगुलर पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था वो मिस किया है। अपने क्लासमेट्स को, अपने टीचर्स को बहुत मिस करते हैं, तो अपने क्लासमेट्स को बहुत मिस करते हैं। तो हमने ये जो गपशप मीटिंग रखा, टीचर्स विल एग्री विद मी कि वो बच्चे दे लुक फॉरवर्ड फॉर दैट वीकली मीटिंग, कि वो मीटिंग कब है, वो किसी को मिस नहीं करना है। एंड वो तैयार होते हैं उस मीटिंग के लिए। कोई चीज है दिखानी है एक दूसरे को, तो वो उसके लिए वेट करते हैं कि अब की बार जो मीटिंग होगी तो मैं डांस करके दिखाऊंगी, या मैं ये पोएम सुनाऊंगी, या मैं ये जोक सुनाऊंगा। पेरेंट्स भी काफी इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनको भी एक देखने को मिलता है कि क्लास के बाकी बच्चे जो हैं कैसे उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स कैसे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एंगेजमेंट रखा है। बट लुकिंग एट योर प्रेजेंटेशन, आपका ये सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। टीचर्स के लिए मैं कहूंगी कि हमारे टीचर्स इसको इम्प्लीमेंट करें कि गूगल पे सब चीजें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे सब चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन एक चीज के लिए आप जाएंगे तो वहां पर हजारों वीडियोस हैं। तो सिर्फ वहां से लिंक कॉपी पेस्ट करके पेरेंट्स को ना भेजें, उसको यू शुड ओन दैट थिंग। आपको अडेप्ट करना है अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चाहे आप रेप्लिकेट ही कर रहे हैं उस वीडियो को, लेकिन वो आपका खुद का होगा, आपका बनाया हुआ वीडियो में आपकी शक्ल है। बच्चा जब वो देखता है तो वो आपके साथ कनेक्ट कर पाता है, उसको लगता है कि मैं क्लास में अपने टीचर के साथ काम कर रहा हूँ। जो रैंडम वीडियोस आप भेज देंगे लिंक से, उसका वो कनेक्ट, वो इफेक्ट, वो चीज नहीं आ पाएगी बच्चे के साथ। तो ये जैसे होता है ना कि आज का पिकअप पॉइंट इस प्रेजेंटेशन के लिए मेरे लिए यही था, इस प्रेजेंटेशन का, कि मैं अपने टीचर्स को कहूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है प्रबल जी ने, कि आप सिर्फ लिंक कॉपी पेस्ट करके वीडियोस मत भेजिए पेरेंट्स को। जो चीज आप उसके थ्रू कन्वे करना चाहते हैं या जो चीज आपको अच्छी लगी है, वो वीडियो आप खुद बनाएं, अडेप्ट करें उसको कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जो चीज आपने कहीं से उठाई है उसको अपने कल्चर, अपने बच्चे के नीड, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज करके और फिर पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि वो बच्चों के साथ इफेक्टिवली वर्क कर सकें। सो बहुत इसमें मैं ऐड करूं, आई थिंक मैम, एक एज ए ऑर्गेनाइजेशनल हमें एक चीज ये भी रखना है कि हमें अपने एजुकेटर्स की स्किल्स को भी आइडेंटिफाई करना है। हमें पता होता है कि हमारे पास ऐसे एजुकेटर्स हैं जो जिनका राइटिंग में बहुत अच्छा इंटरवेंशन, अगर वो राइटिंग इंटरवेंशन दे रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। किसी का कहते ना कि सोशल स्किल सिखाने में बहुत एक्सपर्ट है, वो कोई एडीएल सिखाने में एक्सपर्ट है,
तो हम लोग ऐसे अपने एजुकेटर्स को आइडेंटिफाई करके ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करें कि सपोज दैट हमें EDL एक्टिविटीज हैं तो आप ये 4 टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप लोग वीडियोस बनाएंगे। एकेडमिक इंटरवेंशन की बात है तो आप इसमें एक्सपर्ट आज 4 लोग हैं। अर्ली इंटरवेंशन की बात हो रही है या बच्चे की लैंग्वेज की बात हो रही है, तो वो अलग अलग है ना, छोटे छोटे जो हमारे डोमेन्स हैं, हर एक डोमेन में हमारे पास एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर हम देखेंगे, और आई थिंक एक अब टाइम आ गया है कि हम सब लोग टेक्नोलॉजी से वेल अवेयर हों, तो आई थिंक सब एजुकेटर्स को मिलके एक ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कौन कौन से डिफरेंट एप्स हैं और उनकी क्या, उसमें कैसे उसको यूज करते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, वो हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। सपोज जूम आप यूज कर रहे हैं तो जूम में क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, आप जूम को कैसे अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें सपोज स्क्रीन शेयर करना है, व्हाइट बोर्ड का यूज करना है, वो कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ऐसे डिफरेंट एप्स क्या क्या हैं, उनको कैसे आप यूज कर सकते हैं टीचिंग के लिए। तो वो एक्सप्लोर करके उसकी एक प्रेजेंटेशन बनाए, वो शेयर करें सारे एजुकेटर्स लोग, क्योंकि वैसे हम लोग नहीं अवेयर थे। कहते जैसे मैंने बताया, मैं पहली बार, मैंने खुद जूम का पहली बार नाम सुना। तो अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारे एप्स हैं जो हमें मिल जाएंगे, और तब हम देखेंगे नहीं, सपोज दैट हमें वीडियो अगर शेयर करना है तो ये वाला ऐप बहुत अच्छा है, अगर हमें सिंपल व्हाइट बोर्ड शेयर करना है तो ये वाला ऐप अच्छा है। तो आई थिंक वो भी हमें मिलेगा उससे फीडबैक। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ, क्योंकि हमने भी पिछले 1-1.5 साल के दौरान डिस्कवर किया है कि हमारे टीचर्स में क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। कुछ चीजें थी अभी हमने डिस्कवर की, हमें नहीं पता था। जैसे हमारी वैशाली मैम है, रेणुका मैम है, उन्होंने जो पोएट्री के, पोएम्स के इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, स्टोरी टेलिंग के इतने अच्छे एनिमेशन यूज करके, हमें नहीं पता था वो ये कर सकती हैं, पर वो एनिमेटेड वीडियो विद उनकी अपनी ओरिजिनल साउंड और अपना जो प्रेजेंस उसमें दे करके, एनिमेशन यूज करके इतना इंटरेस्टिंग राइम्स के उन्होंने सेशंस रिकॉर्ड किए, इतने इंटरेस्टिंग सोशल स्टोरीज बनाई हैं, इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज उन्होंने कराई हैं कि हम लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। साथ ही जैसे NIOS का जो हमारा पूरा एकेडमिक विंग है, उसमें कमल मैम ने और हमारी एकेडमिक विंग की टीम ने फैंटास्टिक जॉब किया है। उन्होंने पूरा का पूरा जो NIOS का करिकुलम था उसको अडेप्ट करके लेसन वाइज खुद रिक्रिएट किया है अपने बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, और उनको पूरा वैसा भेजा है। हमारे पास बुक्स नहीं थी, ये मान लीजिए कि हमने वो दोबारा बुक्स बनाई हैं, एक एक लेसन टीचर्स ने खुद लिखा है, पिक्चर्स और वीडियोस, कनेक्शंस, लिंक्स यूज कर करके, और वो पेरेंट्स को भेजा है। ऑनलाइन एग्जाम दिलवाए हैं बच्चों को, ऑनलाइन रिजल्ट आया है उनका, उन्होंने 10th एंड 12th पास किया है। सो दिस जर्नी वाज चैलेंजिंग बट ट्रेमेंडस। मतलब हम लोगों को बहुत एक्सप्लोर करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और जैसे आप कह रहे हैं, हमारी टीम में इतने टैलेंटेड लोग हैं कि उन्होंने उस टाइम को यूज करके, कोई भी चैलेंज सामने आया उन्होंने उसको फेस किया और उसको ओवरकम करके दिखाया कि हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं। और आप मानेंगे नहीं कि इतने डाइवर्स पॉपुलेशन के बावजूद हमारा जो है कई क्लासेस में 100% रिजल्ट रहता है कि प्रेजेंस रहा है उनका, वीडियो आज गया है तो आज की आज वो पेरेंट रिप्लाई करेगा उसको विद हिज और हर वीडियो। आज हमने एक एक्टिविटी वीडियो भेजा बच्चे को, उनका काम था पेरेंट का कि वही एक्टिविटी वो कराएं, वीडियो बनाएं और भेजें, और वो वीडियो हमारे एजुकेटर चेक करता है और उसको देख के बताता है कि वहां पर आप कहाँ अच्छा कर रहे हैं या कहाँ कोई गलती कर रहे हैं या कहाँ कोई और सजेशन देना चाहते हैं। तो वो वीडियोस का एक्सचेंज जो है बिल्कुल टाइम पर होता है, और कुछ ग्रुप्स में 100% उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो चाहे पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हमारे एजुकेटर्स की टीम हो, इस कोरोना काल में लॉकडाउन के चैलेंजेस को ओवरकम करके हम लोगों ने बहुत कुछ नई चीजें सीखी हैं। और उस चीज का तो कोई मुकाबला नहीं है जब फिजिकली स्कूल खुलेंगे, बच्चे हमारी क्लास में होंगे और हम आमने सामने बैठकर उनको एक्टिविटीज कराएंगे। लेकिन फिर भी जैसे नो चाइल्ड शुड लीव बिहाइंड, वो वाला जो अगर हम मंत्र लेके चले, तो हमने अपनी तरफ से मोर देन 100% एफर्ट्स किए और उसमें बहुत सफलता मिली। इसलिए वो वर्थ लगता है इतना एफर्ट करना, क्योंकि उसमें सफलता मिली है, बच्चे और पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व हुए हैं और उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच प्रबल जी। ओवर टू शुभा जी फॉर, अगर किसी ने हैंड रेज किया है या कुछ क्वेरीज हैं तो आप प्लीज उनसे पूछ सकते हैं। मैम, as there is no hand raise here, लेकिन चैट बॉक्स में एक मिसेस I don't know SMP बोलकर हैं, they are saying I need to ask a question, please unmute me.
आप कर दीजिए, देखिए। SMP. यस, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं यादव जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमें जानकारी बढ़ाया। मैं बहुत फार अवे, मैं झारखंड से बोल रहा हूं और बेसिकली मैं समग्र शिक्षा में यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता हूं। शायद मेरे ख्याल से आप जिस तरह की बातें कर रही हैं एक स्पेशल स्कूल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हो, बट मैं इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि सपोज एक टीचर है जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड में दक्षता हासिल किया है और वो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड को ऑनलाइन शिक्षा देना चाह रहा है, तो हाउ टू स्टार्ट, वो कैसे स्टार्ट करेगा क्रॉस डिसेबिलिटी चीज़ों में? क्योंकि मैं खुद ही कई टीचर से बातचीत करता हूँ और ये उनकी पास बहुत बड़ी समस्या ये है कि आई हैव skill to teach HI related things, but I don't have any knowledge about visual impairment. So वो ऑनलाइन शिक्षा में कैसे हम लोग उनकी मदद कर पाएंगे? तो या दूसरे मे बी इंटेलेक्चुअल। समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल। सी अभी जो आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट किया, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सेक्टर में, मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो हमें पता है कि वहां पर एक स्कूल में केवल एक स्पेशल एजुकेटर अपॉइंटेड है। आप झारखंड की बात कर रहे हैं, वहां पूरे ब्लॉक में एक टीचर अपॉइंटेड है ना। उसको पता लगे 50 स्कूल देखने हैं और वहां पे उसकी स्पेशलाइजेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जैसे आपने बताया उसकी स्पेशलाइजेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट है और उसको सारी डिसेबिलिटीज के बच्चे देखने हैं। तो एक तो है कि इसीलिए हम कहते हैं कि क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच, अब ये टाइम है कि हमारा स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है, लेकिन हम क्रॉस डिसेबिलिटी जिसको कहते हैं ना कि हम अलग दूसरी जो एसोसिएटिव कंडीशंस हैं, चाहे वो HI के साथ VI है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ऑटिज्म है, उन सब के बारे में भी हम जरूर इंफॉर्मेशन रखें। एटलीस्ट एक्सपर्ट ना है लेकिन कुछ बेसिक स्किल्स तो हमें पता होनी चाहिए, तो वो जरूरत है। तो ये तो हो गया कि भाई हाँ, टाइम के साथ अब हमारी इन सर्विस टीचर्स होती हैं जिसमें क्रॉस डिसेबिलिटी में ट्रेनिंग दी जाती है। सारे एजुकेटर को सारी डिसेबिलिटीज में बेसिक इंटरवेंशन सिखाए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने सही कहा, वो रियली में एक चैलेंज है कि जब हम रियल में बच्चे के साथ वहां काम कर रहे हैं तो हम कोई ब्रेल नहीं सीख सकते है ना, या हम टेलर फ्रेम यूज करना कैसे है वो नहीं सीख सकते, तो स्टाइलस यूज करना है वो हमें नहीं पता बीआई बच्चे के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी हो जाता है कि देखिए हमारे यहाँ जो एक टीम होती है वहां पर सब स्पेशलाइजेशन के एजुकेटर्स हैं। आप अगर समग्र शिक्षा में काम कर रहे हैं तो वहां पे ऐसे एजुकेटर भी हैं, हो सकता है कि वो आपके ब्लॉक में नहीं है लेकिन वो दूसरे ब्लॉक में है जो बीआई के स्पेशलाइज्ड हैं, है ना। कोई वहां पर ऑटिज्म का स्पेशल एजुकेटर है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, कोई सेरेब्रल पाल्सी का है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर टीम कोलैबोरेशन की जरूरत हो जाती है। हम सब एक ग्रुप बना लें जिसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लोग हैं, जो भी चैलेंजेस हमें आ रहे हैं बच्चे के, हम उस ग्रुप में शेयर करें। जो भी उस फील्ड का प्रॉपर एक्सपर्ट स्पेशल एजुकेटर है, स्पेशलाइज्ड पर्सन है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको वहां गाइड कर पाएगा। तो बस एक हमें कोऑर्डिनेशन एफर्ट करने की जरूरत है। आई थिंक सॉल्यूशन हमें जरूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में कोई बीआई का टीचर नहीं होगा, सारी डिसेबिलिटीज के टीचर वहां पर अवेलेबल हैं। तो अगर हम कोऑर्डिनेट करके रखेंगे तो डेफिनेटली हम बच्चों की जो नीड्स हैं उनको कैटर कर पाएंगे। थैंक यू। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप जी जी जी। क्या मैं एक और सवाल में धन्यवाद कहूँगा यादव जी का कि उन्होंने, ठीक है मैं एक इनिशिएटिव ये कर सकता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करूँ जहाँ की डिफरेंट क्वालिफाइड जो हैं डिफरेंट डिसेबिलिटी के, उनको एक प्लेटफॉर्म में लाऊं और जो भी फील्ड में समस्या आ रही है या इश्यूज आ रहे हैं क्रॉस डिसेबिलिटी में, एटलीस्ट वहाँ शेयरिंग एक सिस्टम स्टार्ट हो जाए। एटलीस्ट मैं आई कैन स्टार्ट विद दैट। सारे डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग एजुकेटर्स को आप ऐड कर लीजिए, मोस्टली प्रॉब्लम्स आपके हो जाएंगी। I don't know. I have time. Then, if you have time, then I will ask second question. Otherwise, वैसे so actually we are already running out of yes, time, yes. but No अगर issue, no issue. अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, so that will be the last question because there is no other hand raise or Yes, yes. chat box में कोई क्वेश्चन नहीं है। What दूसरा ये है कि क्या हमने देखा है कि come to the some higher like upper elementary
क्लासेज और सेकेंडरी क्लासेस, वहाँ करिकुलम अडेप्टेशन बहुत बड़ा एक इशू है, मैं फेस कर रहा हूँ। इवन मान लीजिए माइल्ड या मॉडरेट इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड हैं, तो जो हमारे टीचर्स हैं वो करिकुलम को अडेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनके अनुसार, बच्चे के अनुसार चीज़ों को समझाया जाए या बताया जाए, या TLM खासकर टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो जब मैं विजिट करता हूँ तो वो दिखाई नहीं देता है स्कूल में या फिर जो रिसोर्स सेंटर है। तो उन चीज़ों को कैसे हम लोग इनिशिएटिव कर पाएंगे, अगर आप कुछ भी आप हाइलाइट्स कर पाए ताकि मैं कुछ आगे इसके बारे में कर पाऊँ यहाँ पर। देखिए सर, एक मिनट, जी यहाँ मैं थोड़ा सा इंटरव्यून करना चाहूंगी। आप हमारे अपकमिंग जो हमारे 2 वेबिनार्स हैं वो इसी बेस्ड पे हैं। एक है IEP डेवलपमेंट और करिकुलम अडेप्टेशन। अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे जो कि हमारे कल और परसों में है, तो आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका जवाब जो है उसमें जरूर मिलेगा। बट अदरवाइज अगर शॉर्ट में यादव जी अगर आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज गो अहेड। देखिए ये तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं कहीं कि ये तो आपको अपने लेवल पे देखने हैं कि वहां पर है कोई ऐसा एजुकेटर आपको ढूंढना पड़ेगा जो कैपेबल हो करिकुलम अडेप्टेशन में। इन जनरल ऐसा नहीं है कि हर एजुकेटर करिकुलम अडेप्टेशन में ट्रेंड है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको ये एक पर्सनल पर्सनलाइज चीज हो गई। आपको वहां देखना पड़ेगा कि कौन एजुकेटर आपकी टीम में ऐसा है जो करिकुलम अडेप्टेशन में हेल्प कर पाए आप। Ma'am, can you share the link for tomorrow and day after tomorrow webinar? जरूर सर। आप अपना आपने कहा, आपको ये लिंक कहाँ से मिला था? I got it from WhatsApp group somewhere. सेम ग्रुप पे होगा। Okay. जहां पर Okay, आपको ये वाला मिला था वहीं पर दोबारा शेयर किया जाएगा कल के लिए लिंक। Okay, okay. Thanks a lot. थैंक यू सर। आज का वेबिनार बहुत ही इफेक्टिव और काफी नॉलेजेबल था। तो इसी के साथ थैंक यू सर, थैंक यू यादव जी। हम आज ये वेबिनार यहाँ पे खत्म करते हैं, और इसको समाप्त करने से पहले आप सबको मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि कल और परसों में हमारे जो अपकमिंग वेबिनार्स हैं वो है IEP डेवलपमेंट एंड करिकुलम एडेप्टेशन। एंड लिंक्स जो हैं वो एज यूजुअल जैसे हम लोग शेयर करते हैं वैसे करेंगे। एंड प्लीज ज्वाइन अस अगेन। Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for the opportunity.